उन महाकाय जिनके सूक्ष्म संरक्षण में आप सभी इस महत्वपूर्ण गोष्ठी में ऑनलाइन उपस्थित हुए हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदनिया माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में ऑनलाइन उपस्थित हमारे शांति कुंज महाराष्ट्र जोन के सुधीर जी, हमारे पटरिया जी, हमारे अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी के सभी मेंबर्स और हमारे महाराष्ट्र प्रांत से जुड़े हुए प्रांतीय समन्वय, सह समन्वय, उप जोन, जनपदीय समन्वय, सह समन्वय तथा समस्त सहयोगी। आप सभी का शांतिपूर्ण हरिद्वार की तरफ से स्वागत है, अभिनंदन है। आज की गोष्ठी आपकी जो है ये संगठन गोष्ठी है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य होता है उसको कोई भी महत्वपूर्ण कार्य होता है तो बिना संगठन किए हुए बड़े कार्य नहीं होते। छोटे मोटे कार्य तो परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि ला चलो प्रे का नाता का नारा लगा करके किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई बड़ा कार्य करना, एक ही तरह का कार्य पूरे देश विदेश में फैल रहा है तो वो बिना संगठन के नहीं हो सकता। और ये कार्यक्रम जो अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी का है, गर्भ संस्कार, आप देखिए ये आपके प्रज्ञा अभियान में 1 फरवरी 2022 को ये गर्भ संस्कार जो है ये 8वां आंदोलन घोषित किया गया है शांतिपूर्ण से। तो ये एक आंदोलन है और जब एक आंदोलन होता है तो इसको बृहद रूप से मनाना पड़ता है और उसके लिए संगठन की आवश्यकता होती है। तो संगठन की शक्ति महान होती है। आप देखिए सूर्य के चारों तरफ जितने ग्रह नक्षत्र चलते हैं, अगर वो एक अनुशासन में ना चले तो सृष्टि का अंत हो जाएगा। आपके अंग अवयव अगर अनुशासन में ना चले तो हमारे शरीर का अंत हो जाएगा। इसी तरह से आप देखिए अनुशासित होकर के जब सिपाही मार्च करते हैं पुल के ऊपर तो पुल टूट सकता है। और अगर संगठन के लोग आपस में मिलजुल करके ना चले तो क्या होगा? वो व्यक्ति तो समाप्त हो ही जाएगा, संगठन को बहुत बड़ी चोट है। संगठन के नाते ही आप देखिए बुद्धिज्म जो है पूरे एशिया में फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि ही नहीं बल्कि संघम शरणम गच्छामि का भी नारा हमारे बुद्ध भगवान ने दिया। इसी तरह से ईसाई धर्म का संगठन इतना मजबूत है कि पूरे दुनिया में 200 साल में हमारा आधा पॉपुलेशन जो है वो हमारे ईसाई भाई और बहन बन गए। तो कहने का मतलब ये है कि संगठन का मतलब ही होता है कि एक विचारधारा, एक लक्ष्य। अब ये संगठन का एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? कि आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, जो आने वाली संतानें हैं, वो महान आत्माएं आए। हमारे व्यक्ति का ही निर्माण ना हो बल्कि इनके माध्यम से जो शिक्षण दिया जाता है परिवार निर्माण हो जाए और व्यक्ति परिवार निर्मित हो जाएंगे तो समाज निर्माण अपने आप हो जाएगा। तो ये लक्ष्य लेकर के आपका युग निर्माण आंदोलन चल रहा है। तो युग निर्माण जो आंदोलन है, जो आपका युग निर्माण योजना है, वो छोटी मोटी योजना नहीं है। वो योजना और शक्ति परमपिता परमात्मा की और उसका मार्गदर्शन और संरक्षण ऋषि सत्ताओं और
उसका जो पुरुषार्थ है और जो सहयोग है वो निश्चित कार्य करता है। तो ये कोई ऐसा संगठन नहीं है जो कि किसी एक व्यक्ति ने बना दिया, ये तो योजना ही परम पिता परमात्मा की है। लेकिन हम कभी कभी गलत फहमी में पड़ जाते हैं कि अरे ये काम हो रहा है तो मेरे ही कारण हो रहा है। ऐसा ही कभी एक बार देवता लोग जब जीतते चले जा रहे थे तो उनको अहंकार हो गया कि ये मेरी शक्ति के कारण जो है ये दानव लोग हार रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को लगा कि ये तो फिर ऐसे ही हो जाएंगे और फिर इनकी लड़ाई शुरू हो जाएगी दानवों से। तो उन्होंने इनकी परीक्षा ली, वो बन करके गए यक्ष और इनके सामने खड़े हो गए। अब देवता लोग घबराए कि ये कौन इतना चमत्कारी व्यक्ति, इतना चमकीला, इतना प्रकाशवान कौन है। तो इंद्र ने पहले वायु देवता को भेजा, आप जाके इनकी परीक्षा लीजिए। वायु देवता से पूछा यक्ष ने कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं वायु देवता हूँ, आप क्या कर सकते हैं, मैं पूरी दुनिया को एक बार में उड़ा सकता हूँ। तो ठीक है, ये तिनका रखा है, आप उड़ाइए। यक्ष ने कहा, पूरी शक्ति वायु देवता ने लगाई और वो नहीं हो पाया। इसी तरह से अग्नि देवता गए, उन्होंने पूरी शक्ति लगाई और वो जला नहीं सके। अंत में इंद्र गए और इंद्र जब गए तो वहां से वो यक्ष गायब हो गए। उनको ढूंढने निकले तो उमा मिली। उमा का मतलब विवेक। विवेक ने ये बताया कि अरे आप किसको ढूंढ रहे हैं, वो तो ब्रह्मा जी स्वयं थे। और ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति खींच ली तो ना तो वायु उसको उड़ा सकी तिनके को, और ना अग्नि जला सकी, और ना आप कुछ कर पाए। तो इसलिए कृपा करके आप ब्रह्मा जी की शक्ति से काम कर रहे हैं तो अहंकार मत करिए। ऐसा ही अहंकार हम लोग के बीच में आकर के खड़ा हो जाता है और हम और आप गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। आप देखिए कि शंकर जी के, अभी हम कह देते हैं कि हम क्या करें, हमारा तो 36 का आंकड़ा है, हम तो इनके साथ काम नहीं कर सकते। तो हमको शंकर जी का जो परिवार है उसको याद करना चाहिए। कैसे? शंकर जी के प्यारे जो हैं वो सांप हैं, और कार्तिकेय के जो सवारी है वो गरुड़ है। तो गरुड़ क्या करता है? सांप को खाता है। और गणेश जी की सवारी जो है चूहा है, और चूहा सांप चूहे को खाता है। लेकिन फिर भी सहयोग और सहकार के कारण, आपस में प्रेम और आत्मीयता के कारण उनका परिवार संगठित है और वो दुनिया में पूजा जाता है। तो इसी तरह से हमारा संगठन भी एक दैवी संगठन है। हमारे अंदर अगर दिव्यता का गुण आएंगे और तभी हम इस संगठन में हम सफल हो सकते हैं। तो बार बार इसीलिए संगठन बनाया जाता है शांति कुंज से कि आप लोग संगठित होकर के सब लोग इस काम को करें। तो संगठन बनता कैसे है, क्या क्या चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए? सबसे पहले आत्मीयता, प्रेम और सहयोग की हमारे अंदर प्रवृत्ति होनी चाहिए। अगर कोई उन्नति कर रहा है उसमें हमको सहयोग करना चाहिए। तो अगर हम सहयोग नहीं करेंगे उसकी उन्नति कैसे होगी? अगर शांति कुंज ने सहयोग ना किया होता तो आप लोग को ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता और आप लोग कैसे इतना बड़ा काम कर पाते? दूसरी बात, जब भी कोई काम करे, मान लीजिए हम आप सभी को, किसी को संयोजक बनाया गया, सह समन्वयक बनाया गया और इसके लिए ट्रेन किया गया, तो ये नहीं है कि आप अकेले में अपने आप कोई काम का निर्धारण करते हैं। जो आपका संगठन बना हुआ है उस संगठन को मिला के विचार विमर्श करके इस काम को करना चाहिए। दूसरी बात जो है, वो कोई भी काम हो तो अकेले ही नहीं करने का प्रयास करना चाहिए। सब लोग मिल बांट करके, मिल बैठ करके, सबको काम डिवाइड करके, डिसेंट्रलाइज करके यदि हम काम करते हैं तो हमारा काम जो है वो निरंतर आगे, और जिसने अच्छा काम किया है उसकी हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए। जिससे कोई गलत काम हो गया अकेले में समझा करके और उसको निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। बस गुरुदेव का एक नारा, दो नारा याद रखना चाहिए, बड़ों का सम्मान, छोटों का प्यार, और दूसरों से वो व्यवहार ना करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं है। तो इस तरह से हम की, मैं की जगह हम का अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमारा संगठन जो है वो निरंतर बढ़ता जाएगा। और टूटता कब है संगठन? वो संगठन टूटता तब है जब हम संचालक, संयोजक या
पदाधिकारी बनने की होड़ में आते हैं। और जब ये होड़ में हम चलने लगते हैं तो पार्टीबंदी चल जाती है, ईर्ष्या द्वेष जागृत होता है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और हमारे अंदर अहंकार जागृत हो जाता है। दूसरी बात, सारे जो हमारे मंडल में काम कर रहे हैं, हमारे संगठन में, हम उनको श्रेय ना दे के सारा श्रेय अपने आप लेना चाहते हैं। तो ये सब कारण से हमारे अंदर अहंकार जागृत हो जाता है। और जब अहंकार जागृत होता है तो क्या होता है, वो एक पागल हाथी की तरह होता है। और वो पागल हाथी क्या करता है, वो खुद तो मरता है और अपने कुंडे को भी मार देता है। तो हमारा देवी संगठन है, इसलिए दिव्य गुणों का हमारे और आपके अंदर जो है विकास हो और हम निरंतर इस कार्य को आगे बढ़ाते चले जाएं और पृथ्वी पर स्वर्ग का अवतरण और मनुष्य में देवत्व के अवतरण की जो कामना है, जो एक हमारा लक्ष्य है, वो पूरा होता चला जाए। तो ये बात तो आपकी संगठन के बारे में है कि कैसे आप इसको मजबूत बनाएंगे। और जो संस्कार के बारे में एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ने एक बुक लिखी थी, परंपरा संस्कार परंपरा का पुनर्जागरण, जिसमें उन्होंने 2 शब्द में लिखा है कि विवेकानंद ने 1896 में एक लेक्चर दिया था मद्रास के हॉल में, और उन्होंने उसमें कहा था कि अब हमको भारत को पुनः श्रेष्ठतम बनाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, संगठित प्रयास करना पड़ेगा और आध्यात्मिक शक्ति का संग्रह करना पड़ेगा। लोक शिक्षा, लौकिक शिक्षा के साथ साथ, मतलब जो पढ़ाई की शिक्षा है उसके साथ साथ संस्कारों की भी शिक्षा देनी पड़ेगी। तो क्या मतलब है, अगर संस्कारों की शिक्षा नहीं देंगे तो हम भारत को श्रेष्ठतम नहीं बना सकते, ये उनका कहने का मतलब था। और जो देवालय हैं, जो हमारे जितने मंदिर हैं, उनमें एक ऐसा तंत्र खड़ा करना पड़ेगा जो कि संस्कारवान शिक्षक प्रचारक तैयार कर सके। आप देखिए शक्तिपीठें वही काम कर रही हैं। और इसके लिए कौन आएगा, देश भर से धन साधन दौड़ते हुए आपके पास आएंगे। और इसके लिए उन्होंने आह्वान किया था कि 9 युवक आगे आए और आने वाले उज्जवल भविष्य की अगवानी के लिए तैयार रहें। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इन्हीं दिनों ये कार्य चरितार्थ होना सुनिश्चित हुआ है। अच्छा है, इसका श्रेय परिजन आगे बढ़कर शिरोधार्य करें। संस्कार प्रणाली को नए संदर्भ में प्रयुक्त करने के लिए संबद्ध हो। अब देखिए गुरुदेव ने कब लिख दिया है कि संस्कार प्रणाली को नए संदर्भ में प्रयुक्त किया जाए, मतलब उसका वैज्ञानिक प्रतिपादन बताया जाए जो आप सबके माध्यम से जन जन तक पहुंच रहा है। इसी आधार पर, क्यों, नई प्रणाली के ही आधार पर ऐसे संस्कार युक्त महामानव निर्मित होंगे जो धरती पर स्वर्ग की कल्पना को साकार रूप देने में समर्थ होंगे। तो ये परम पूज्य गुरुदेव की वाणी है और उनकी वाणी ब्रह्म वाक्य है जो कि कभी अधूरा नहीं जा सकता। तो इसलिए इसमें हम लोग को आगे आकर के आप सभी को कंधे से कंधा मिला के ये श्रेय और सम्मान लेने का प्रयास करना चाहिए। अब इसके ऊपर रिसर्चेस भी हो रही हैं। आप देखिए, आप ही लोगों के डेटास को कलेक्ट कर आप देखिए, एक ये इंटरडिसिप्लिनरी इंटरनेशनल जर्नल में ये रिसर्च पेपर एक पब्लिश हुआ जो कि पूरी दुनिया में सर्कुलेट हुआ है। तो आपका जो आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी का महाराष्ट्र का संगठन है, अब उसकी बात करते हैं। तो महाराष्ट्र के संगठन में जो है आपके प्रांत में जोन 4 हैं, उप जोन 13 हैं और जनपद आपके 51 हैं। तो उसमें जो आपकी प्रांतीय समन्वयक हैं वो हमारी श्रीमती उमा शर्मा जी हैं और उनके सह समन्वयक हमारी रचना काबरा जी अकोला से, वैशाली चौधरी भुसावल से, प्रतिभा मुले पुणे से और भावना कटीरा मुंबई से। ये सह समन्वयक है। ये आपकी एक प्रांतीय समिति बनाई गई है आपके संगठन की। इनको सहयोग करना हमारे सारे जितने भी हमारे आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी के जो भी हमारे भाई बहन हैं उनको ये बनाना है। तो यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गए हैं, प्रांतीय समन्वयक AGSP। अब ये AGSP नीचे तो लिखा है, यहाँ शायद वो रितु जी भूल गई है लिखना। तो ये हमारे AGSP के प्रांतीय समन्वयक हैं। इनको आप कंफ्यूज मत करिएगा कि ये जोनल समन्वयक जो
आपके शांति कुंज से बना हुआ है उसके समन्वयक हो गया। तो ये एजीएसपी की प्रांतीय समन्वयक है। और आपकी तकनीकी टीम जो प्रांत स्तर पर है वो प्रांतीय तकनीकी टीम राहुल ताइवांडे की है और साक्षी अग्रवाल जी की है, और इनके साथ सहयोग में गौरव इशाद, श्रेया चौरसिया और आकाश जी हमारे हैं। इस तरह से आपका जो पहला जोन आता है वो नागपुर है, जिसके कि हमारे 3 उप जोन है, नागपुर, चंद्रपुर, अकोला, जिसमें कि 11 जनपद आते हैं। अब ये नागपुर जोन जो है उसमें 3 उप जोन नागपुर, चंद्रपुर, अकोला की समन्वयक कौन है? जोनल समन्वयक मधुबाला अग्रवाल जी हैं, और सह समन्वयक जोनल जो है एजीएसपी के वो सुषमा अग्रवाल जी हैं। तो उप जोन नागपुर में जो हमारे जनपद हैं वो हैं नागपुर, भंडारा, गोंदिया, वार्धा और यवतमाल। अब ये उप जोन नागपुर की जो समन्वयक हैं वो श्रीमती रेखा बलबुधे हैं और सह समन्वयक हमारी सीमा अग्रवाल जी हैं। अब हम आपके जनपद लेते हैं। जनपद नागपुर की जो समन्वयक हैं वो रीतु व्यास जी, सह समन्वयक प्रीति पवार जी। इसके अलावा हमारे नागपुर में 75 देखिए इनके जो है सहयोगी हैं, बहुत ज्यादा सहयोगी बनाए हैं हमारी नागपुर की बहनों ने और हमारे उमा शर्मा जी के मार्गदर्शन में। तो इस तरह से जो अब आपके, क्योंकि आपके जो हैं ये पूर्वी नागपुर, दक्षिणी नागपुर, उत्तर नागपुर, ये सब का अलग अलग है, तो हमने उत्तर नागपुर में अंजलि लालवानी को सह समन्वय बनाया है और सब हमारी बहनें सहयोगी हैं। तो हम सबका नाम इसलिए नहीं लेते कि आपके यहाँ बहुत कार्यकर्ता है, नाम लेने में फिर हमारा 1 घंटा तो इसी में खत्म हो जाएगा, तो इसलिए केवल हम सह समन्वयक का नाम ले रहे हैं। और सारी की सारी लिस्ट जितनी पूरी हमारे संगठन की एजीएसपी की है ये हम उमा शर्मा जी को दे देंगे, और उमा शर्मा जी जो भी जोन है उनके जोन से संबंधित ये नाम जो है जोन को दे देंगे, और जोन वाले अपने उप जोन से संबंधित नाम जो है वो उप जोन को दे देंगे, और उप जोन वाले अपने से संबंधित जनपदों के नाम उनको दे देंगे। तो वो अपनी जब गोष्ठी आप लोग करेंगे तब ये नाम आप पढ़कर सुना दीजिएगा, और नाम पढ़ के ही नहीं सुनाइएगा, अगर उसमें से कोई छूट गया है तो वो ऐड करके आप यहाँ भेज देंगे तो हम उसको ऐड कर देंगे, और अगर कोई कमी है तो वो भी बता दीजिएगा। दक्षिण नागपुर में हमारी सह समन्वयक लीना पथोड़े जी हैं, सहयोगी 7 हैं। पश्चिम नागपुर में सह समन्वयक हमारी सुलोचना बघमारे जी हैं, जिनके सहयोगी 12 हैं। पूर्व नागपुर में सह समन्वयक शैलजा सेवलकर हैं, उनके जो हमारे सहयोगी हैं 19 हैं। और तालुके में आपका मौदा तालुका है, उसमें सह समन्वयक हमारे सीमा जी हैं, और रामटेक में सह समन्वयक वंदना रेवतकर हैं। नारखेड़ में अरुंधति जी हैं, सहयोगी 4 हैं। कलमेश्वर में उमा गौतम जी सह समन्वयक हैं। वाडी में रावलकर जी सह समन्वयक हैं, सहयोगी 1 हैं। और सुषमा मसने सावनेर में, और शिवनी जी जो हैं शिवनी में बबीता रिंके जी हैं। तो इस तरह से हमारा नागपुर तालुका भी कवर होता है। अब दूसरा जनपद है आपका भंडारा। भंडारा में जनपदी समन्वयक एजीएसपी की नीता शकरवार हैं, और सह समन्वयक संगीता कृष्णा सपाट हैं, और इनके 48 एजीएसपी के हमारे सहयोगी हैं। इस तरह से जनपदी सहयोगी हमारे भंडारा के हैं। और तालुका जो हमारा है तुमसर, उसके सह समन्वयक इंदु पटेल जी, इनके सहयोगी 11 हैं। साकोली में विद्या दीदी हैं, उनके सहयोगी 8 हैं। और अब तीसरा जनपद है गोंदिया। गोंदिया के जनपदी समन्वयक वेदवती पी पटेल जी हैं, सह समन्वयक योग माया पटेल जी, इनके सहयोगी 27 हैं। गोंदिया में बहुत बढ़िया काम चल रहा है। और आम गांव में सह समन्वयक मीना अग्रवाल जी हैं, सहयोगी 2 हैं। और रेखा ताई जी हमारी जो हैं वो गोरे गांव में, सलेकसा में आशा ताई जी, देवरी में कमलेश्वरी गौतम, और तिरोडा में
गायत्री बाई ठाकरे जी, अर्जुनी में रजनी बरसा गेट जी, और मोर गांव में हमारी कुंदा नाकड़े जी हैं, इनके सहयोगी दो हैं। इस तरह से हमारा जो है ये आपका गोंदिया। वार्धा में हमारी जनपदी समन्वयक वैशाली उर्फुटकर हैं और सह समन्वयक संगीता सूर्यवंशी जी हैं, इनके सहयोगी 9 हैं। और यवतमाल में जनपदी समन्वयक रीता पटमासे जी और सह समन्वयक गीतेश्वरी बंसोड़ जी, और इनके जो हैं सहयोगी 14 हैं। तालुका नेर में राहुल तायवांडे जी, भरत चौहान जी कुसन में, और कलम्ब में नीलेश जी। अब उप जोन आपका चंद्रपुर आया। इसमें दो चंद्रपुर जो इसमें 2 जनपद हैं, चंद्रपुर और गढ़चिरौली। अब यहाँ की जो हमारी समन्वयक हैं, उप जोन समन्वयक, वो डॉक्टर अपर्णा शुक्ला जी चंद्रपुर की हैं, और सह समन्वयक हमारे नारायण वैद्य जी हैं। इसके अलावा जनपद चंद्रपुर की जो समन्वयक हैं वो नीलम विश्वकर्मा जी, और सह समन्वयक दीपक चोपड़ा। यहाँ पे 2 सह समन्वयक हैं, वासुदेव राठौड़ जी भी हैं, और जनपदी समाज सहयोगी इनके पास 29 हैं। देखिए, हम ये आपको बता देना चाहते हैं, जितने सहयोगी होंगे वही आपके हाथ पांव हैं, क्योंकि अकेला इंसान, हमने अभी बताया कि कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सहयोगियों को बनाना, सहयोगियों को ट्रेन करना, और सहयोगियों से अपना आत्मीयता का व्यवहार करना, तभी आपका जनपद आगे बढ़ पाएगा। अब ब्रह्मपुरी में देखिए विनोद मदनकर जी, इनके सहयोगी 4 हैं। बलारपुर में माया पराजे, इनके 1 सहयोगी। मांजरी में प्रेमनाथ मिश्रा, चांदूर में विक्रम जी, और आष्ठी में गंगा सागर सह समन्वयक हैं, और घुघुस में सुनीता पवार जी। तो इस तरह से आपका। और अब गढ़चिरौली में समन्वयक हमारी जनपदी पुष्पलता सातपुते जी, सह समन्वयक लता सावसाकड़े जी, और इनके पास 7 सहयोगी हैं। बढ़ाना पड़ेगा गढ़चिरौली में, हालांकि वहाँ काम करना कठिन है, लेकिन फिर भी प्रयास जहाँ होता है तो पत्थर में भी आदमी लकीर बना लेता है। उप जोन अकोला में जनपद 3 आते हैं, 4 आते हैं, अकोला, अमरावती, वसीम और बुढ़ाना। अब यहाँ के उप जोन समन्वयक देवचंद कावले जी हैं अकोला के, और सह समन्वयक हैं पद्मा सलामपुरिया जी शेगांव की। इसमें जो जनपद अकोला है उसकी समन्वयक हैं लीला गावंडे जी, सह समन्वयक रतनमाला गहाले जी, और सहयोग और जनपदी सहयोगी इनके पास बहुत ज्यादा 97 इनके पास सहयोगी हैं। और जो पूर्व अकोला एवं पश्चिम अकोला के हैं, पूर्व अकोला में 32 लोग हैं, जहाँ की हमारी सह समन्वयक जो बनाई गई हैं पूर्व अकोला की, ये यामिनी उपाध्याय जी हैं, जिनके साथ ये देखिए 32 इनके जो हैं सहयोगी हैं। इसी तरह से जो है आपके जो ये जो बार्शी टाकली जी, टाकली में हमारे राजा रामराव भोपले जी, और मूर्तिजापुर में करुणा घुमसे जी। इस तरह से हमारा ये पूर्वी अकोला काम कर रहा है। पश्चिम अकोला में 40 लोग हमारे हैं, ये सहयोगी के रूप में अपने जिले में काम कर रहे हैं, जिसमें कि सह समन्वयक जो हैं उनको उनके सहयोगियों का वो है हमारे कमल सोनकर जी। तो इस तरह से तालुका तेल्हारा में विद्या इंगले जी सह समन्वयक, आकोट में गीतांजलि चौधरी जी, पातूर में गोपाल कहले जी, और बालापुर में सुमन जी। तो ये हमारा अकोला जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत आगे बढ़ रहा है, नागपुर की बराबरी में चल रहा है। और वहाँ पे हमारी डॉक्टर गुप्ता जी हैं ना, लेकिन अकोला में अग्रवाल, डॉक्टर अग्रवाल जी काम कर रही हैं।
और ईश्वर की कृपा है कि जो इतना काम कर पा रहे हैं। अमरावती जनपद में जनपदी समन्वयक अर्चना गंग राठे जी हैं और सह समन्वयक सीमा गर्गिवे जी हैं। तो जनपदी सहयोगी देखिए यहाँ अमरावती में भी 68 हैं, तो इसमें ये 68 लोग सहयोगी हैं। तो भाई हम कैसे सबका नाम ले सकते हैं, ये आपके यहाँ जब गोष्ठी होगी तो आपका नाम पढ़ के सुनाया जाएगा। अब तालुका धारनी में अर्चना पटेल जी, मोर्शी में जो है प्रभा ढोंगरी जी, और चंदूर में जो है वर्षा बड़ाव खाइक जी, और अंजन गांव में रेखा जी, और परतवाड़ा में सुजाता जी, और अचलपुर में हमारी अर्चना, और तालुका में जो है वो मंदा गणोरकर जी। तो इस तरह से आपका ये काम कर रहा है। वाशिम में जो हमारी जनपदी समन्वयक हैं वो ज्योति कोठेकर जी हैं और सह समन्वयक सुलोचना ठाकरे जी हैं, और इनके पास भी देखिए 38 इनके सहयोगी हैं। इसका मतलब ये है कि ये अपने ब्लॉक लेवल पे काम करने लगे हैं। जो तालुका स्तर पर आपने नाम दिए हैं, इसका मतलब आपने ये प्रशिक्षण का कार्य तालुका स्तर पर भी शुरू कर दिया है, तो इसलिए आपके पास सहयोगियों की संख्या बढ़ गई है। तालुका कारंजा में शालिनी धुले जी से समन्वयक हैं और ये इनके साथ ये 17 सहयोगी हैं, और रिसोड में रमेश जी, और मालेगांव में बबीता जी, और मंगरूल पीर में हमारी सहयोगी हैं सुधा जी। तो इस तरह से वाशिम है, और बुल्ढाला ढाड़ा में हमारी जनपदी समन्वयक डॉक्टर कविता सराफ जी और सह समन्वयक सर्वोच्च चांडक जी, और इनके पास भी देखिए 53 सहयोगी हैं। और ये 53 सहयोगी जो हैं शे गांव में सीमा जी और 4 इनके सहयोगी हैं, और चंदा खितान में चंदा जी तो हमारी उनकी सहयोगी हैं, और लोड़ार में राजेश जी, मोताल में स्वाति जी, और जलगांव में श्रीमती मालती चौधरी जी, जिनके साथ 13 सहयोगी हैं। तो इस तरह से हमारे सारे तालुकाओं को इस तरह से बना लेना है जैसे हमारी मालती चौधरी जी ने यहाँ किया हुआ है। चिखली में जो है हमारी भगवती जाजू जी, और मलकापुर में अरुण नौथले जी, और सारंगधर में संतोष भगत जी, और सह समन्वयक है ये। संगारपुर में जो है हमारे इस समय ढक जाता है, तालुका सिंधखेड़ में शांताबाई जी, और तालुका नादुरा में गिरधारी जी। तो इस तरह से कहीं कोई गलती हो जाए तो आप लोग उसको माफ करिएगा। अच्छा, प्रांत महाराष्ट्र में अब जो जोन है आपका जलगांव है। जलगांव में आपके 3 उप जोन हैं, तो ये 3 उप जोन है, इसमें जनपद 9 है। तो इस तरह से इनका डिटेल आपको बताते हैं। जोन जलगांव में जो आपकी जोनल समन्वयक हैं वो राजेश टांक जी हैं औरंगाबाद के, और जोनल सह समन्वयक श्रीमती वैशाली चौधरी जी हैं जो भुसावल की हैं। भुसावल में हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत हम लोगों को आशा है कि वैशाली जी जो हैं वो राजेश टांक से मिल करके बहुत बढ़िया काम करेंगी और हमारे जलगांव जोन को आगे बढ़ाएंगी। तो यहाँ के जो जनपद हैं वो जलगांव, भुसावल, नासिक, नंदुरबार और धुले हैं। तो उप जोन समन्वय कौन है यहाँ की? श्वेताली राणे जी हैं नासिक की, और सह समन्वयक है रेखा भगत जी। अब इसमें जलगांव, तो जलगांव की जनपदी समन्वयक रेखा शिंदे जी, सह समन्वयक शारदा भुप्पल जी, और इनके सहयोगी जो हैं वो 38 हैं। और ये श्रीमती सपना जोशी, हरिभाऊ देशमुख, और तालुका पचौरा में सुरेखा कसार जी, जिनके साथ एक सहयोगी हैं। और तालुका अमलनेर में पुष्पा भंडारकर जी, और भुसावल में उज्ज्वला चौधरी जी, जिनके साथ 15 सहयोगी हैं। और तालुका बोधवड में अनिरुद्ध जी, और तालुका मुक्ताई नगर में श्री B.S. पाटिल जी,
और तालुका जामनेर में आशा पाटिल जी। नासिक में जनपदी समन्वयक प्रीति तिवारी, सह समन्वयक जो है जनपदी प्रतिभा नागरे जी, और इनके पास देखिए कितने सहयोगी हैं नासिक में 50। अब तालुका नासिक पंचवटी की सह समन्वयक हमारी ज्योत्सना शाह जी, जिनके साथ हमारे बहुत सारे ये देखिए सहयोगी हैं। तालुका नासिक सिडको में प्रतिभा जी, और तालुका सिन्नर में हमारी प्रज्ञा पटेल जी, और तालुका लासल गांव में सुमित्रा जी, और ओझर में शर्मा जी, और पीपल गांव में सरला बहन। तो इस तरह से हमारा नासिक भी इसका मतलब बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ये निरंतर सब आगे बढ़े, परम पूज्य गुरु सत्ता का आशीर्वाद मिले, आप सब इस काम में कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ सकें। जनपद धुले में सुरेखा अग्रवाल जी जनपदी समन्वयक, चित्रा पाटिल जी सह समन्वयक, इनके भी 24 सहयोगी हैं। और इस तरह से, और शीरपुर तालुका में नीलिमा ठाकुर जी और इनके साथ ये हमारे 3 सहयोगी हैं। नंदुरबार में उद्धव पाटिल जी हमारी जनपदी समन्वयक, और सह समन्वयक सुषमा जी हैं, और इनके जनपदी समन्वयक जो हैं वो 16 हैं, जो कि तालुका शाहदा में शाम सोनार जी सह समन्वयक हैं। इनको अपने क्षेत्र में बहुत काम करके ये सहयोग देना है उद्धव पाटिल को और सुषमा पाटिल को। और आष्टे में हमारी मंगला मराठे जी। उप जोन हिंगोली में हमारे 3 जनपद आते हैं, और इस उप जोन के जो AGSP के समन्वयक हैं वो हमारे गौरी शंकर शर्मा जी हैं, और सरिता काबरा जी हमारी सह समन्वयक हैं। अब इनका जो जनपद है हिंगोली, उसकी जनपदी समन्वयक उमा वाजपेयी जी, सह समन्वयक डॉक्टर हंसा बगदिया जी, और जनपदी सहयोगी इनके पास कुल 2 हैं। तो हिंगोली में बहुत बड़ा काम करना है उमा वाजपेयी जी को, गौरी शंकर शर्मा जी को, और सरिता काबरा जी को, ताकि हिंगोली भी हमारा आगे बढ़ जाए। नांदेड़ में भी इसी तरह से बहुत काम करना है हमारी इंदिरा मुंद्रा जी को, क्योंकि वो जनपदी समन्वयक हैं, और अनीता संगमवार जो है सह समन्वयक हैं। उनके पास 1 सहयोगी हो सकता है और वो, तो आप लोग उनका नाम भेजिएगा तो उनका नाम भी ऐड कर देंगे। परभणी में केवल 1 है हमारी जनपदी समन्वयक शोभा शुक्ला जी। अब यहाँ पे हमारे जो उप जोन समन्वयक हैं गौरी शंकर जी और सरिता काबरा जी, उनको थोड़ा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे यहाँ का काम बढ़े और कैसे हम इस काम को कर सकें। उप जोन औरंगाबाद में हमारे पास 2 जनपद हैं, औरंगाबाद और जालना। यहाँ के जोनल समन्वयक तो राजेश टांग जी हैं, लेकिन ये उप जोन समन्वयक जो हैं ये हमारी हेमलता टांग जी हैं। ये औरंगाबाद की हैं और राजेश जी की वाइफ हैं, और बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पे प्रशिक्षण लिया यूनिवर्सिटी में, जो हमारा प्रशिक्षण चलता है 14 दिन का। उम्मीद यही है कि हेमलता टांग जी जो हैं अब औरंगाबाद जो है उप जोन को, जिसमें आपके 2 जिले आते हैं औरंगाबाद जालना, इसमें प्रशिक्षण कर करके कार्यकर्ताओं को आप बनाएंगी, और बना करके फिर औरंगाबाद का काम आगे बढ़ाएंगी। सह समन्वयक हैं तारा काबरा जी। औरंगाबाद जनपद की जो समन्वयक है वो सीमा चौतलानी जी हैं, और सह समन्वयक उर्मिला पटेल हैं, और इनकी जनपदी सहयोगी 1 हैं जो कि श्रीमती मनीषा तोतला है। जालना में भी बहुत कम लोग हैं, लेकिन कुछ बेटर हैं। गिरधारी वर्मा जी समन्वयक हैं, सह समन्वयक कमला मिश्रा जी हैं, सहयोगी 6 हैं, जिनके जो समन्वयक हैं वो डॉक्टर नंद किशोर गौड़ जी हैं। तो इन दोनों जिलों में बहुत काम करना है। अब हमें जोन पुणे आया, जिसमें कि पुणे, गोवा, सांगली और बीट उप जोन आते हैं। तो इस तरह से आपके इसमें जो है 4 उप जोन है, 12 जनपद है। अब पुणे में उप जोन पुणे, गोवा, सांगली, बीट में हमारी जोनल समन्वयक प्रतिभा मुले जी हैं, और सह समन्वयक अर्चना पुरोहित हैं। और ये जो हमारा उप जोन पुणे है उसकी जोनल उप जोन समन्वयक सविता देशमुख हैं, और उप जोन सह समन्वयक अर्चना पुरोहित हैं। जोनल समन्वयक तो प्रतिभा मुले जी हैं, लेकिन उप जोन समन्वयक हमारी सविता देशमुख है। अब पुणे जनपद में जो है वो जनपदी समन्वयक प्रीति लाभ शेखवार हैं,
और सह समन्वयक पद्मा जी और इनके सहयोगी 16 हैं, जिसमें से आरती पाटिल जो है ये हमारी सह समन्वयक हैं, और पूर्व पुणे में पुष्पलता जी, और पश्चिम पुणे में विजया जी, और मध्य खंड में हमारी इंदु हेडाव जी, और उत्तर पुणे में सविता कांजड़े जी, और दक्षिण पुणे में स्वाति सोनजे जी। तो यहाँ भी पुणे में भी अभी काम और अच्छा हो सकता है। तो यहाँ काम करने के लिए हमारे बहनों से, विशेषकर जनपदी सह समन्वयक को निवेदन है कि ये काम पुणे में बहुत तेजी से बढ़ सकता है, तो इसको बढ़ाने की थोड़ी कोशिश करेंगी। हम लोगों से जो आप चाहते हैं, महाराष्ट्र के लोग, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जनपद अहमदनगर के जो जनपदी समन्वयक हैं वो जयंत पाटिल जी, सह समन्वयक काशीनाथ मोड़े जी, और उनके पास 11 सहयोगी हैं जो कि काम अहमदनगर में कर रहे हैं। सतारा में अभी देखिए काम बहुत धीमा चल रहा है। इनमें एक ही जनपदी समन्वयक श्याम चितले जी हैं और सह समन्वयक भारती गुप्ता जी हैं, और यहाँ पे भी हमारी सरिता देशमुख, ललिता पांडे जी को और श्याम जी को और भारती जी को काम बढ़ाना है। रत्नागिरी में अभी कोई नाम ही नहीं आया है, तो यहाँ भी सरिता जी को और ललिता जी को देखना पड़ेगा कि क्या बात है, यहाँ पे क्यों नहीं काम हो रहा है। आपका उप जोन सांगली जो है उसमें 2-3 जनपद आते हैं, सांगली, कोल्हापुर और सोलापुर। उप जोन समन्वयक विमल स्वामी जी हैं और सह समन्वयक उर्मिला पाटेल जी। सांगली जो हमारा जनपद है उसके जनपदी समन्वयक हमारी सरोज बरंगे जी और सह समन्वयक कंचन सुतार, और आपके जनपदी सहयोगी दास गांव में दमयंती पटेल जो कि सह समन्वयक है, उनकी केवल एक सहयोगी है। यहाँ भी काम बढ़ाना है। कोल्हापुर में भी हमें कुछ बेटर है। प्रतिभा यांडेकर जी जो है जनपदी समन्वयक, सह समन्वयक भारती आफरे जी और इनके सहयोगी 5 हैं। सोलापुर में भी काम करना है, और हमारी जो उमा शर्मा जी हैं वो यूजुअली ऐसी जगह जा करके बात करती हैं, वहां तक पहुंच जाती हैं। इस उम्र में भी वो इतना दौरा कर लेती हैं, ये अपने में क्रेडिटेबल है। और उनसे अब हम तो उम्मीद तो यही करते हैं कि सब अब ये सब बढ़ेंगे। तो शोलापुर में जनपदी समन्वयक अमित कुमार जी और सह समन्वयक हमारी रोमेश्वरी जाधव जी। उप जोन बीड़ में हमारे जनपद हैं उस्मानाबाद, लातूर और बीड़। यहाँ के उप जोन समन्वयक हैं शैलजा भस्मे जी और सह समन्वयक हैं कविता उकड़े जी। बीड़ में केवल एक नाम आया है जनपदी समन्वय का, मोहन खरमाटे जी। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या बात है। उस्मानाबाद में उज्ज्वला कुलकर्णी जी जनपदी समन्वयक, आशा महतो जी, इनके कोई सहयोगी नहीं है। तो सहयोगी के लिए जब अपने को ट्रेन करेंगे तब बना पाएंगे। लातूर में जनपदी समन्वयक वैशाली करम और सह समन्वयक दीपिका शर्मा और सहयोगी केवल एक हैं। हमें बहुत काम करना है लातूर में भी। इस तरह से आपका एक उप जोन खत्म हुआ। अब दूसरा उप जोन गोवा, जिसमें कि गोवा और सिंधुदुर्ग है। तो गोवा तो ऐसे भी बहुत अभी हमसे छूता है हमारे गायत्री परिवार से। तो वहाँ के कुछ नाम हम लोगों ने जो शांति कुंज आती रहती हैं उनसे ऋतु जी ने बात करके ये नाम लिए हैं। तो वहाँ की उप जोनल समन्वयक जो हम लोगों ने बनाया है, पल्लवी योगेश यहाँ आई थी, तो उनको बनाया। अभी इन्होंने प्रशिक्षण नहीं लिया है। तो उमा जी से निवेदन है कि इनका नंबर आपको दिया गया है, तो इनसे बात करके कभी गोष्ठी करके इनके यहाँ जो लोग हों तो उनको भी आप बता सकते हैं। उसके बाद गोवा, अपना जनपद गोवा में जनपदी समन्वयक एक अनुराधा हैं और श्रीमती रिंकी। अभी ये हमारे मिशन से परिचित तो हैं, लेकिन आपके आओ बढ़े से परिचित नहीं है, गर्भोत्सव से। तो इनको बताना पड़ेगा, इसलिए नाम दे दिया है कि हमारी क्रांति समन्वय इनसे बात करके यहाँ पे काम बढ़ाएंगे। सिंधुदुर्ग में अभी कोई नाम नहीं आया है। अब जोन मुंबई आ गया आपका। उप जोन इसमें 3 है, कांदिवली और नवी मुंबई और भिवंडी। तो इसमें आपके 3 उप जोन हैं और आपके जनपद 38 हैं। तो इस तरह से इतना 18 है, जनपद 18 है। तो इस तरह से जो है हमको
हमारा पूरा मुंबई में 18 जनपद में काम करने हैं। तो नवी मुंबई में जो कांदिवली, नई मुंबई, भिवांडी, इनके सबके जोनल समन्वयक जो हैं वो हेमा झा जी हैं, और सह समन्वयक में भावना कतीरा जी और हमारी जागृति गुप्ता जी हैं, जो कि बहुत अच्छा उस समय गई थी, गवर्नर साहब से बातचीत करा था त्रिपाठी जी के साथ, लेकिन अभी उसका आउटपुट कुछ नहीं निकल पाया है। तो जागृति जी से निवेदन करते हैं कि उस कार्य को भी पूरा करने का प्रयास करेंगी, और इस पूरे हमारे जोन जो हमारा जोन है मुंबई, उसको भी आगे बढ़ाने में तीनों लोग मिलकर के इस काम को करेंगे। उप जोन नवी मुंबई में जनपद नवी मुंबई, एरोली, अणुशक्ति नगर, रायगढ़ और डाक यार्ड। उप जोन समन्वयक गायत्री यादव जी और सह समन्वयक आरती अग्रवाल जी हैं। नवी मुंबई अब जनपद ले लेते हैं। जनपदी समन्वयक अरुणा जोबन पुत्रा जी हैं और सह समन्वयक ज्योति व्यास जी हैं, इनके सहयोगी 14 हैं। तो अब आपका तो अच्छा एक है, और ये नवी मुंबई जो है एरोली से लेके नेरुल तक है। इसका मतलब ये जित मोहल्ले होंगे या जो भी होगा, यहाँ पे सब काम करना है। अणुशक्ति नगर तो बहुत ज्यादा जागृत क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ पे कई बार कार्यक्रम अणुशक्ति नगर में वहाँ पे हो चुके हैं, भाभा इंस्टीट्यूट में। तो यहाँ के जो जनपदी समन्वयक हैं वो कुमकुम कंसल जी हैं, पारुल सक्सेना जी से समन्वयक हैं, और सहयोगी 8 हैं हमारे। रायगढ़ में संगीता पाल जी समन्वयक, पूनम महाजन जी जनपदी से समन्वयक, और इनके 2 सहयोगी हैं, विभा सिन्हा और सोना जी। डाक यार्ड में अभी शायद काम नहीं हो पाया है, कोई जगह होगी नहीं पहुंच पाए होंगे, तो गायत्री यादव जी और आरती अग्रवाल जी देखेंगी कि अगर डाक यार्ड में कुछ हमारा बन सकता है तो बनाएंगे। उप जोन कांदीवली में दादर, कांदीवली, अंधेरी, नाला सुपारा और बोरीवली और दहीसर आता है, जिसकी जोनल समन्वयक जो है वो पारुल पांड्या जी कांदीवली की, और सह समन्वयक गीतांजलि जी कांदीवली की। इनके जनपद हैं दादर, जो चर्च गेट से बांद्रा तक हैं, और इनकी समन्वयक हैं गीता शर्मा जी, और काजल खत्री जी सह समन्वयक हैं। गायत्री नाइक जी जो हैं ये हमारी वहाँ की सहयोगी हैं। तो दादर में भी काम बढ़ेगा अगर सहयोगी बढ़ेंगे तो। अब कांदीवली में देखिए हैं आपके सहयोगी बहुत अच्छे जनपदी समन्वयक वर्षा जी, सह समन्वयक भावना पांड्या जी, और सहयोगी 13 हैं। तो इस तरह से ये जो है मलान, कांदीवली, बोरीवली, दहीसर से भयंकर तक, यहाँ तक ये लोग काम कर रहे हैं। अंधेरी में खार रोड से मलाड तक है, तो यहाँ के जनपदी समन्वयक किरण गुप्ता जी और सह समन्वयक अरुण मंत्री जी और रश्मि जोशी जी, और सहयोगी इनके 6 हैं, और उम्मीद है कि काम अंधेरी में बढ़ेगा। नाला सुपारा में भयंदर से दहानू रोड तक, और इनके जो समन्वयक हैं वो आरती साहू और सह समन्वयक माया दवे जी, और यहाँ पे बड़े अच्छे हमारे कार्यकर्ता हैं 20, और नया गांव में आशा प्रकाश जी, और इस तरह से 3 सहयोगी और हैं। बोरीवली में जो हमारी जनपदी समन्वयक है वर्षा कोलंबर जी बोरीवली की, और भावना पांड्या जी। तो इनको तो बहुत कुछ देखना पड़ रहा है बोरीवली को। तो दहीसर में भी वर्षा कोलंबर जी और भावना पांडे जी, और इनके 3 सहयोगी हैं, और इधर ये बोरीवली में भी ये हैं, और उधर एक में और हैं। तो इस तरह से उनको ये तीनों डिस्ट्रिक्ट देखने पड़ेंगे। उप जोन भिवंडी में जनपद है मुलुंड, घाटकोपर, ठांडे, भिवंडी, कल्याण, उल्लासनगर और भैखला। अब यहाँ की उप जोन समन्वय गायत्री शर्मा जी टिटवाला की, और सह समन्वय ममता शर्मा जी। मुलुंड जनपद के समन्वयक सुभाष प्रजापति, सह समन्वय कल्पना मजेठिया जी, और इनके सहयोगी 9 हैं। और नहर में भी कुछ लोग हैं, मीता शाह, और विद्या विहार में अनीता शरण जी। तो अनीता शरण जी तो हमारी सह समन्वयक भी थी, कहीं थी हाँ, अनीता शरण जी जो आपके सह समन्वयक भी हैं। तो घाटकोपर में, जनपद घाटकोपर में हमारी जनपदी समन्वयक मिथिलेश जी, सह समन्वयक अनीता शरण जी। तो घाटकोपर में अनीता शरण जी हमारी जनपदी सह समन्वयक हैं,
और मुलुंड में वो वहां पे उन लोगों को सहयोग करेंगी। और इस तरह से जनपदी सहयोगी जो है हमारी भारती सुधार जी के साथ मंगला जी और निर्मला मोहित जी। भिवांडी में जनपदी समन्वय राजश्री सिंह, सह समन्वय ज्योति गुप्ता और इनके 11 सहयोगी हैं। कल्याण में उषा आथा जी ये समन्वयक हैं, सह समन्वय कविता जी, जयश्री शिल्पी जी बदलापुर की, और जनपदी सहयोगी हमारे पास 10 हैं। उल्लासनगर में जनपदी समन्वयक उषा आथा जी और कविता शुक्ला जी के सह समन्वयक हैं, जयश्री शिल्पी जी। उल्लासनगर तो आ गया है, ये हो गया है। भाई कला में अभी नाम नहीं आए हैं, तो गायत्री शर्मा जी और ममता शर्मा जी, इन लोग के सहयोग से देखेंगे, हो सकता है वहां कार्यकर्ता हूँ नाम ना आ पाया। तो इस तरह से आपका ये संगठन का काम पूरा हुआ। अब जो है हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो आपका कार्यक्रम है ये कोई बहनों का ही कार्यक्रम नहीं है, ये भाइयों का भी कार्यक्रम है। क्यों? क्योंकि अच्छा बच्चा भाई को भी चाहिए और बहनों को भी चाहिए। तो इसीलिए इसके अंतर्गत ये 3 कार्यक्रम चलाए गए हैं। एक जन जागरूकता कार्यक्रम है, तो जन जागरूकता कार्यक्रम जो है आपको जगह जगह जाके करना है। तो जगह जगह जाके करना है, आपको क्लब में करना है, आपको किसी समाज में करना है, संगठन में करना है, महिला मंडल में करना है, गांव में करना है। तो ये जन जागरूकता कार्यक्रम जो आपका ज्ञान विज्ञान है, ये भाई लोगों के लिए बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से आप मिशन को जन जन तक, ये केवल आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी के लोग ही नहीं, बल्कि हमारे जो जोनक समन्वयक हैं, शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ, ये हर जगह चलना चाहिए। और दूसरा गर्भोत्सव का संस्कार है, ये तो हमारी सारे बहन भाई कर लेते हैं। और तीसरा है आपके कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण। अब ये कार्यकर्ताओं का यदि प्रशिक्षण नहीं हुआ तो गर्भवती माता को प्रशिक्षण कौन देगा? तब तो खाली संस्कार बन के रह जाएगा। तो इसलिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया गया है। तो गर्भोत्सव संस्कार और पुंसवन संस्कार, लोग कहते हैं मैंने इतने संस्कार करा दिए, अंतर क्या है दोनों में, हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें एक सबसे पहला अंतर है कि गर्भोत्सव संस्कार में आप हर गर्भवती माता का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाती हैं और वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का आपके पास रिकॉर्ड रहता है जब गर्भ संस्कार कराती हैं। इसके बाद उन गर्भवती माताओं को आदर्श दिनचर्या चार्ट देती हैं, उसको आप समझाती हैं कि आपने ये काम आपको करना है। अगर आपको बच्चा चाहिए तो रोज रोज आप इस काम को करती हैं तो टिक करिए, नहीं करती हैं तो क्रॉस करिए। और हर महीने वो गर्भवती माता ये फॉर्म पूरा करके आपको वापस करेगी। ये दूसरा अंतर। तीसरा अंतर ये है कि आप कुछ साहित्य देती हैं साथ में, मतलब जब गर्भोत्सव संस्कार करेंगी तो एक पैकेज दीजिए उनको। एक तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के अपने पास रखेंगी, दूसरा ये आदर्श दिनचर्या चार्ट उसको देंगी, समझाएंगी, और उसके साथ उसके पैकेज में कुछ किताबें होंगी। आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी भाग 1, हमारी भावी पीढ़ी नवनिर्माण वांग्मय 63 और हमारे महान उत्तराधिकारी, ये 3 किताबें जरूर होना चाहिए और सब ऑप्शनल। तो ये तीसरा अंतर है। चौथा अंतर ये है कि जब आश्वस्तना आप कराती हैं तो छोटी किताब में भी लिखा हुआ है आओ बढ़े की कि आप संकल्प कराएंगे। जब आश्वस्तना करती हैं तो ये संकल्प पत्र भी दीजिए, और नहीं तो जो छोटी किताब भी है उसमें जो संकल्प पत्र है, आश्वस्तना के समय वो संकल्प पत्र पढ़ाएंगे। जैसे कि शादी विवाह में संकल्प दिया जाता है, वैसे आश्वस्तना के समय ये संकल्प कराएंगे, जो कि आप उन सबन में नहीं कराती थी। और पति के भी संकल्प और गर्भवती के भी संकल्प। इसके बाद उनको जब उनकी डिलीवरी हो जाती है तो उस बच्चे जब वो उसने इतना किया कि उसने योग व्यायाम प्राणायाम ध्यान किया, उसने अपनी दिनचर्या का पालन किया, उसने आहार का संयम किया, उसने बच्चे से वार्ता की, तो ये सारी चीजें की तो बच्चा भी तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए ये मानसिक और शारीरिक विकास का चार्ट आप देती हैं कि जब आपका बच्चा हो जाएगा तो इसमें ये शारीरिक मानसिक विकास नॉर्मल बच्चे का लिखा हुआ है, और आपका बच्चा जब इसमें जो चीजें लिखी हुई हैं जिस उम्र में शुरू करता है तो आप इसमें उसमें टिक करेंगे।
जैसे कि वो प्रकाश में आंखें खोलते हैं। यूजुअली बच्चे प्रकाश में आंखें बंद रखते हैं, हो सकता है 7 दिन बाद वो प्रकाश में आंखें खोलने लगे, हो सकता है पहले ही दिन खोलने लगे, तो आप इसलिए इसमें दिन लिखा हुआ है, तो ये उनको समझाएंगी। तो इस तरह से ये चार्ट है, और इसी का ये जो है एक दूसरा वीडियो वाला चार्ट है ये, कि जो आपका बच्चा करता है उसका वीडियो खींचिए। तो किस किस चीज का वीडियो खींचेंगी ये, तो ये अंतर है आपका पुंसवन में और भक्तोत्सव में। तो आप कहेंगी हमारे पास तो सारी बहनें देती नहीं, तो सारी बहनें नहीं देती, तो 1000 में से आपके यहाँ पूरे महाराष्ट्र में कम से कम 10,000 पुंसवन संस्कार की रिपोर्ट आती है। तो 10,000 में से 5 तो देंगी कि नहीं देंगी? हर जिले में से अगर एक बहन भी दे ये सारी रिकॉर्ड, तो इसके ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च हो जाएगी, और वो रिसर्च पेपर जैसे वो इंटरडिसिप्लिनरी इसमें जर्नल में छपा है, ये अगर छप जाएगा तो पूरी दुनिया मानने लगेगी कि आपके जो संस्कार हैं वो वैज्ञानिक हैं, और पूरी दुनिया इस काम को मानेगी। तो उसमें आप ही का सहयोग चाहिए। इसलिए सारी जनपदी समन्वयक से समन्वयक और हमारे जोनल समन्वयक और प्रांतीय से समन्वयकों से निवेदन है कि कम से कम आप हर जिले से एक, और नहीं तो पूरे प्रांत से अगर 5 दे देती हैं आप पूरा पैकेज बना करके, कि उसका जो है ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसकी आदर्श दिनचर्या चार्ट, और उसका माइलस्टोन चार्ट हर महीने का, और उसका जो है वीडियो, यदि आप भेजती हैं तो आप समझ लीजिए बहुत बड़ा काम आपका महाराष्ट्र करेगा, और बम्बई मिल करके करे। और हैं आपके पास लोग ऐसे पढ़े लिखे भी बहने हैं, हर जगह हैं, जो कि इसको फॉलो करती हैं। और हम आपको एक भेजेंगे भी नमूने के लिए कि कैसे उस बहन ने, हमारी हरियाणा की बहन ने कैसे फॉलो किया है, और कैसे वो बच्चा भी कल आया था, उसका मुंडन था, कैसे उसने पैकेज बना के हमें दिया है। तो आपसे बहुत बड़ा निवेदन है, बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप अपने प्रांत से कम 5 ऐसे हमें पैकेज भेजिए, जिससे कि हम इस काम को कर सकें। दूसरा है ज्ञान विज्ञान जो है, तो ज्ञान विज्ञान जो है इसका जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो अवेयरनेस प्रोग्राम आप कहाँ कहाँ करेंगे? आप सोचते हैं कि खाली हमको आंगनवाड़ी मिल जाए और हम वहां चले जाएं और कर लें, ये नहीं हो सकता है भाई। कहीं कहीं की गवर्नमेंट नहीं अलाउ करती है, तो इसके लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। आपके परिवार कल्याण है, स्वास्थ्य विभाग है, आपका जो है महिला, आपका जो है बाल विकास विभाग है, ये नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। जैसे आपके यहाँ डॉक्टरों की सोसाइटी में बहुत कार्यक्रम हो गए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में हो गए, इसी तरह से नर्सिंग कॉलेज में काम हो रहा है। तो हमारे हर लोग मिल करके, ना केवल जो है हमारी जो है उमा शर्मा जी ही या अमिता सरन जी ही करें, बल्कि सब लोग प्रयास करें कि मेडिकल कॉलेज में, नर्सिंग कॉलेज में, और जितने भी एसोसिएशन हैं उसमें मिल करके, रोटरी क्लब, इनर व्हील क्लब, महिला संगठन, और जितने भी हमारे अन्य संगठन है, आरोग्य भारती और संस्कार भारती, स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में आप देखिए सर्टिफिकेट कोर्स शुरू हो गए हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि गवर्नर साहब ऑर्डर करेंगे तब, उनके ऑर्डर से तो पूरे आपके महाराष्ट्र में लागू होगा। आप केवल एक यूनिवर्सिटी के, जिनको आप कुछ जानते हैं, जो आपसे प्रभावित हैं, उनके वाइस चांसलर के पास यदि जाकर के दिखा देंगे कि देखिए ये हर जगह आपके बीएचयू में तो कोर्स चल रहा है, वो तो इंटरनेशनल स्तर की यूनिवर्सिटी है, और इस तरह से लखनऊ में चल रहा है, आपके कानपुर में चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है, अवध यूनिवर्सिटी में चल रहा है, तो भाई वाइस चांसलर प्रभावित होकर चला सकता है। और वो क्यों चला सकता है? क्योंकि उसकी एक टेक्निकल कमिटी होती है। वो टेक्निकल कमिटी से यूजीसी ने ये ऑर्डर किया हुआ है कि आप कोई भी नया कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। किसमें? एक तो जैसे कि हमारे डीएसवीवी में चल रहा है मॉड्यूलर कोर्स, और एक है हमारा जेनरिक इलेक्टिव। तो जेनरिक इलेक्टिव कोर्स जो है वो कमेटी अप्रूव कर देगी और चलने लगेगा। तो कोई जरूरी नहीं गवर्नर साहब का इंतजार करिए, आपकी यूनिवर्सिटी में अगर वाइस चांसलर चाहें तो ये चला सकते हैं। तो इस तरह से तमाम धार्मिक संगठन है, जाति संगठन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अग्रवाल और पता नहीं कौन कौन से संगठन, उसमें जाकर के आप कर सकते हैं।
और जो आपके दंपत्ति शिविर चलते हैं, कन्या कौशल शिविर चलते हैं, शक्तिपीठों पे, प्रज्ञापीठों पे हमारे जितने भी जोन प्रभारी हैं, शक्तिपीठ के लोग हैं, उनसे निवेदन है कि हमारे जो AGSP के जो हमारे कार्यकर्ता बहनी भाई हैं उनको वहां पे प्रशिक्षण देने के लिए बुलाएं और प्रशिक्षण दें। और जितनी भी गर्भवती माताएं आती हैं वो आती हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए और उन जो हमारे ट्रेन जो कार्यकर्ता हैं उनको बुला के उनको प्रशिक्षित करने के लिए ये काम हमारी शक्तिपीठें, प्रज्ञापीठें भी कर सकती हैं। इसके अलावा बड़े इंपॉर्टेंट डेज आते हैं जैसे कि महिला दिवस 8 मार्च को और मातृ दिवस 8 मई को, स्तनपान अभी निकला है 1 से 7 अगस्त तक। तो इसी तरह से तमाम सारे अभी आपका 108 कुंडी यज्ञ होने जा रहा है, आपके यहाँ अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, उसका प्रचार हो रहा होगा वहां जा करके। और पता नहीं प्रज्ञा पुराण तो हमारी हर जगह चलती रहती है, वहां भी इस काम को आप लोग कर सकते हैं। कॉलेज, आप ऑफिसेज में जाके, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, हर जगह जा करके इसका आप संस्कार नहीं हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जन जागरूकता कार्यक्रम। केवल उसका ज्ञान विज्ञान अगर दिखा दीजिए तो लोग कहेंगे अरे ये तो बड़ी अजब की बात है, ये तो हर आदमी को जानना चाहिए। तो इस तरह से जितना मीडिया है, मीडिया के माध्यम से आप इस काम को कर सकते हैं और लेख लिख करके पेपर में और जर्नल्स में ये काम कर सकते हैं। और नुक्कड़ नाटक करके और तमाम सारे काम होते हैं, डिबेट और रंगोली वगैरह, ये तमाम सारी यहाँ पे प्रचार पत्रक बना गए हैं, ये पोस्टर्स हैं और ये हैंगिंग है। तो इसको बड़ा बड़ा हर शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ पे ये हमारा पोस्टर बड़ा बड़ा टांग दिया जाए। यदि आप एक प्रखर प्रतिभाशाली संतान चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करिए। तो इस तरह से ये जो हैंगर है ये कहीं भी पान की दुकान पे, दवा की दुकान पे, अपने कपड़े की दुकान पे, अपने दोस्तों के यहाँ शक्तिपीठों, प्रज्ञापीठों पे टांगेंगे तो इस तरह से प्रचार होता जाएगा। ये ब्रोशर्स हैं पढ़े लिखे लोगों को देने के लिए और ये प्रचार पत्रक हैं जो कि जन जन में बांटने के लिए कि अगर ऐसी संतान चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। ये प्रचार कैलेंडर एक बना दिया गया है, टेबल कैलेंडर है, इसमें सब कुछ है। आप डॉक्टरों से मिलने जाइए या किसी ऑफिसर से मिलने जाइए, जैसे कि आप DPO से मिलने जाते हैं तो इसमें आप दिखा सकते हैं। किसी भी ऑफिसर के पास जाइए तो एकदम से ये मत कहिए कि हमें संस्कार कराना है, उससे बस केवल एक बात कहिए कि हम आपकी गर्भवती माताओं को कुछ शिक्षण देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं कि उसकी दिनचर्या कैसी हो, वो क्या आहार ले, वो बच्चे से वार्ता करके अपने अंदर कैसे गुणों का संप्रेषण करे, वो कौन सा योग व्यायाम प्राणायाम ध्यान करे, ये सारी चीजें हम उसको बताएंगे और ये वैज्ञानिक तरीके से। तब इस कैलेंडर का इस्तेमाल कर दीजिए कि ऐसे हम बताएंगे। और अगर कोई चाहे तो हम उसका संस्कार भी करा सकते हैं, जैसे कि आपके आंगनबाड़ी में होता है तो वहां भी करा सकते हैं, उनको वहां भी प्रशिक्षण। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे ये बताइए और बाद में संस्कार के आइए, नहीं तो पहले ही लोग भड़क जाते हैं संस्कार तो जो है वो हिंदुओं का है तो कैसे। तो पहली बात तो गर्भोत्सव कार्यक्रम होगी, गर्भोत्सव संस्कार मत कहिए, गर्भोत्सव कार्यक्रम। कार्यक्रम के अंतर्गत ये 3 चीजें आती हैं संस्कार। तो कार्यक्रम में 5 आपके जो हैं वो ट्रेनिंग है और एक आपका गर्भोत्सव संस्कार अलग से है। तो इस तरह से आप बात करेंगे तो आपके सब लोग मान जाएंगे। ये स्टिकर्स हैं, इसका आंदोलन चला दीजिए, अपने यहाँ छपवा लीजिए, हर जगह चिपकाइए। आपके यहाँ मेट्रो चलती है या बसेस चलती हैं, लोगों के पर्स पे, जहां जहां भी आप पहले आंदोलन चलाते थे, दीवार लेखन में ये सब चला दीजिए। अब आपको सभी को मालूम है मीडिया का क्या है, इन मीडिया के माध्यम से आप विचार कर सकते हैं। अब गर्भवती माताओं और कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण आप सब लोग करा भी रहे हैं और फिर से कराना शुरू कर दीजिए। ज्ञान किस पे मेन तो आपके 5 हैं, ज्ञान विज्ञान, जन जागरूकता कार्यक्रम, आदर्श दिनचर्या, योग व्यायाम प्राणायाम, ध्यान, आहार और सम्मान। इस पे कार्यकर्ताओं, हर जिले के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित हो जाना चाहिए। और जब जिले का 5 कार्यकर्ता अगर एक एक पे प्रशिक्षित हो गया तो उसकी जिम्मेदारी है हमारे जनपदीय समन्वय की कि वो अपने यहाँ जितने भी उनके ब्लॉक हैं या आपके यहाँ तालुका कहते हैं, उनके 5-5 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना उस जनपद के कार्यकर्ता का उत्तरदायित्व है। और जब आप प्रशिक्षित हो जाएं तो आपकी जो प्रांतीय समन्वयक हैं उनसे ओके करके और आप इस काम को चला सकते हैं। और प्रांतीय समन्वयक हमारी जो है
तो देखेंगे कि उनके कौन से जोन में, कौन से उप जोन में कहाँ कहाँ अभी प्रशिक्षण बाकी रह गया है, क्या वो प्रशिक्षण देने के लायक भी हैं कि नहीं है। तो ये सारी जानकारी हमारे प्रांतीय समन्वय देखेंगे। अब देखिए स्कूल में, कॉलेज में कैसे मुसलमान बहनें जो है दीपक जला के इसका उद्घाटन कर रही हैं, कैसे इंटरनेशनल सेमिनार में, इंटरनेशनल में हमारे प्रणव भाई साहब जब कितना अच्छा, यहाँ देखिए मुसलमान बहनें कैसा सुन रही हैं, ये हमारी मुसलमान बहन कैसे अपनी आंगनवाड़ी में सब कर रही है। तो ये पर्सनल, व्यक्तिगत ये संपर्क है, ये शासन ने कुछ नहीं किया है, व्यक्तिगत संपर्क से हो रहा है। तो इस तरह से हर जगह जा जाकर के ये काम हो रहा है। तो आपको एक बात और देखनी है कि जो आपके यहाँ जो फॉर्म भरे जाते हैं तो उसमें केवल गर्भ संस्कार का मत दीजिए। हम बहुत लोग आते हैं आपके यहाँ से, महाराष्ट्र से, तो हमने कहा आपने क्या भेजा, तो उन्होंने कहा मैंने गर्भ संस्कार की संख्या भेजी। तो ये मत भेजिए, आप पूरा भेजिए ना। ये आपके लिए एक हमने चार्ट बना दिया है। इसका मतलब कि आप जो है केवल गर्भ संस्कार का जो रिपोर्ट दे रही हैं, इसका मतलब प्रशिक्षण नहीं हुआ है। प्रशिक्षण यदि होता तो आप बताती कि कितने प्रशिक्षित कार्यकर्ता को प्रशिक्षित किया, कितनी गर्भवती माताओं को प्रशिक्षित किया, और अगर गर्भवती माताओं को प्रशिक्षित किया तो आपने जरूर आदर्श दिनचर्या चार्ट दिया होता, तो आदर्श दिनचर्या चार्ट कितना दिया, तो ये सारी चीजें आप उनको बता सकती थी। तो इसलिए ये जो आपका ये है चार्ट, इस पे कृपा करके हमारे जनपदी समन्वयक जो हैं वो हमारे जोनल समन्वयक को समय समय पर भेजते रहेंगे। और आपके जनपद में जितने भी सहयोगी कार्यकर्ता हैं या जितने भी आपके समन्वयक हैं, उनका सबका नाम यहाँ, सबका नाम आएगा और सबकी जो है वो प्रोग्रेस आएगी। क्या आएगी कि उन्होंने कितने जन जागरूकता कार्यक्रम कराए। अब कोई जरूरी नहीं है कि जन जागरूकता कार्यक्रम भाइयों ने कराया तो वो गर्भ संस्कार भी कराए, हो सकता है वो खाली जन जागरूकता कार्यक्रम करते हो तो उनका भी नाम आएगा और इसमें उनकी संख्या आएगी। संपन्न कराए गए गर्भोत्सव संस्कार, पिछले माह में कितना, इस माह में कितना, कुल कितना, ये सब जनपदी समन्वय के स्तर का काम है और सबका नाम आएगा। प्रशिक्षित किए गए कार्यकर्ताओं की संख्या, जब हमारे जोन प्रशिक्षित होंगे वो उप जोन को प्रशिक्षित करेंगे, उप जोन जब जनपदी समन्वयकों को प्रशिक्षित करेगा तब हमारे कार्यकर्ता प्रशिक्षित होंगे। तो इसलिए ये भी रिपोर्ट अगर नहीं किया है तो माइनस करिए, ताकि पता तो चले कि प्रशिक्षण नहीं चला यहाँ। फिर कितनी गर्भवती माताओं को प्रशिक्षित किया, आदर्श दिनचर्या चार्ट भरने वाली, क्योंकि आपने गर्भ संस्कार तो 100 का कर दिया, लेकिन आपको चार्ट केवल 2 महिलाओं ने दिया, तो 2 महिलाओं का नाम लिखिए, कोई बात नहीं है। और बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास कितना ने दिया, हो सकता है एक ही ने दिया हो तो एक ही का लिखिए। तो इस तरह से ये आएगा। उसके बाद जो हमारे जोन और उप जोन और जोन है, ये बड़े वाले चार्ट पर हमारे प्रांतीय समन्वय को देंगे। इसमें केवल जनपद का नाम लिखेंगे, उनका अचीवमेंट लिखेंगे, बस। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि ये कब कब आप काम करें। काम तो कर रहे हैं, लेकिन अगर सिस्टम से काम नहीं होगा तो हमारे पास समय से सूचना नहीं आएगी। जैसे अभी तक हमारे पास कोई फोल्डर नहीं आया कि हमारे यहाँ ये मतलब कंप्लीट फोल्डर कि जिसमें कि उसका आदर्श, उसमें उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी हो, उसका आदर्श दिनचर्या चार्ट 7 महीने का हो, उसका जो है वो शारीरिक मानसिक विकास हो और उसका वीडियो हो। ऐसा कोई फोल्डर नहीं आया, तो आना चाहिए। इतने साल हो गए, अब बहुत सारे लोग आ रहे होंगे। क्या आता है, कभी एक का आ गया उसका कि ये बच्चा जो है गर्भ संस्कार का है, ये ऐसे बोल रहा है, तो ऐसे नहीं होगा। जब रिसर्च होती है तो शुरू से मानते हैं, तो ठीक है गर्भ संस्कार करा, लेकिन प्रमाण क्या है, ना उसका वीडियो है, ना उसकी मम्मी के जो है वो उसका कोई स्टेटमेंट है। तो इस तरह से आना चाहिए। तो आप अपने यहाँ जो है वो गोष्ठी कब कब करेंगे, तो आप अपने यहाँ जो बैठक करेंगे वो सबसे पहले बैठक जो है वो जनपदी समन्वय करेंगी। तो जनपदी समन्वय जो है किसकी गोष्ठी करेंगी, अपने यहाँ जितने ब्लॉक तालुका है, तो तालुका की मीटिंग जो है हर महीने होगी। किस तारीख को, 1 से 7 तारीख के बीच में। क्या बताएंगी, उनको जो प्रॉब्लम है आपके तालुके की बहनों को, वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे
कि भाई आप क्या कर रही हैं। पहली बात तो जनपदी समन्वय को पता होना चाहिए कि हमको क्या करना है। जब तक आपको पता नहीं होगा आप उनको क्या बताएंगी। तो इसमें सारी बातें बताएंगी, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी। उसके बाद दूसरी जो है गोष्ठी जो होगी ये जनवरी से दिसंबर तक हर महीने होगी। अब उप जोन की बारी आई तो उप जोन कब मीटिंग करेंगे, ये 2 महीने में एक बार करेंगे, मतलब वर्ष में 6 बार। और कब करेंगे, कौन से महीने में, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर, एक एक महीने छोड़ के। उप जोन में किसकी मीटिंग होगी, जनपदी समन्वयक और सह समन्वयक की। ठीक है। उसके बाद फिर जो है वो आपके जोनल समन्वयक की मीटिंग के में कौन बैठेगा, उप जोन समन्वयक सह समन्वयक। उप जोन समन्वयक सह समन्वयक बैठेंगे और वो अपने जनपदों की प्रॉब्लम कहेंगे और हमारे जोनल समन्वयक और हमारी जो है वो प्रांतीय समन्वयक भी उसमें बैठेंगे और वो 3 महीने में एक बार बैठेंगी। और जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, ये 4 महीने पूरे साल में बैठ करके अपने यहाँ कार्यक्रम को कैसे बढ़ाया जाए, शांति कुंज से क्या निर्देश आया है, क्या कुछ हुआ है, ये इन मीटिंग्स में आपस में इस कार्यक्रम से संबंधित बातचीत करेंगे। अब अगर मान लीजिए आपने बैठक कर ली और आपने आंकड़े नहीं लिए तो भी वो भी जो है वो परेशानी की बात हो जाती है। तो उसको कब करेंगे आप, उसके लिए जो है आप जनपदी जो हमारी समन्वयक हैं वो अपने सहयोगियों के साथ जो मीटिंग करेंगी, ये बैठक ये आपके जो आप सूचना देंगी इस फॉर्म पे, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये तो आप 1 to 1 भी कर सकती हैं बैठक और आप ऑनलाइन भी कर सकती हैं, लेकिन ये सूचना आप ऑनलाइन ही ले सकती हैं, केवल ऑनलाइन। और जनपदी समन्वय कब बैठक करेंगे, अपने यहाँ 1 से 7 तारीख के अंतर ही ये बैठक कर लेंगे और उसमें जो है अपने सहयोगियों के सबके आंकड़े इकट्ठा कर लेंगी और 1 से 7 तारीख में तैयार कर लेंगी और तैयार करके वो उप जोन को भेज देंगे 7 तारीख तक। और 7 तारीख फिर उप जोन क्या करेगा, उनको लेकर के वो 7 से 10 तारीख के बीच में उसकी तैयारी करेगा कि उसके यहाँ जितने जनपद हैं उसमें क्या क्या उनका क्या क्या आंकड़े आए हैं, उनको अपने फॉर्म पे भर करके 7 से 10 तारीख में, और वो उनको जोनल समन्वय को देगा। अब ये जोनल समन्वय के पास जब 10 तारीख तक पहुंच गई तो वो 10 से 12 तारीख में उसकी पूरी तैयारी कर लेंगे। उनको 3 दिन का समय दिया जा रहा है कि उप जोन से जो आपके पास आंकड़े आए हैं उसको 3 दिन में तैयार करके आप अपने प्रांतीय समन्वय को भेज दीजिए। और वो क्या करेंगे, प्रांतीय समन्वयक जो हैं वो सबकी कंपाइल रिपोर्ट जो है वो 12 से 15 तारीख तक कंपाइल करके और वो शांति कुंज को 15 से 17 तारीख के बीच में भेज देंगे। और फिर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो अभी जो है ये रिपोर्ट और ये आपका जो हमने कहा कि ये एक रिसर्च पेपर जो है ये अभी पेंडिंग चलता रहता है। तो ये पेंडिंग ना चले, ये क्यों चलता है, क्योंकि जनपद से रिपोर्ट समय पे नहीं आती नेक्स्ट, तो ये हो जाता है। तो अब आशा है कि हमारे जो जनपद पीछे रह गए हैं सब लोग मिलजुल करके, जैसे संगठन में बताया गया कि उनकी उन्नति में सब लोग मिलजुल करके सहयोग करेंगे, सबका प्रशिक्षण करेंगे। हमने तो ये सोचा है कि जैसे प्रांतीय स्तर पर, जैसे आप जनपद स्तर पर मान लीजिए आप पास टीम नहीं है या जोन स्तर पर टीम नहीं है, तो आपके यहाँ 5 सब्जेक्ट पे हमारे जो प्रांत स्तर पर है वो 5 लोगों की टीम प्रांत स्तर पर, जोन स्तर पर, उप जोन पर ऐसी तैयार हो जाए कि जो अपने अपने 5 सब्जेक्ट में इतनी माहिर हो कि जो अपने जनपद स्तर पर जो हमारे लोगों को प्रशिक्षण देना है 5 सब्जेक्ट पे, तो एक सब्जेक्ट को वो जितने दिन भी लग जाए उनके जनपदी जो आपके प्रशिक्षक हैं उनको पढ़ाएं और जब तक उनसे सुन ना ले बात कि इनको आ गया है तब तक उनको पढ़ाते रहे। मतलब 4 दिन 5 दिन, जैसे मान लीजिए आपको गर्भ संवाद पढ़ाना है
तो गर्भ संवाद ही केवल पढ़ाएं, और गर्भ संवाद में उस जनपद के 1 या 2 को बिल्कुल तैयार कर दें। उसके 10 स्लाइड एक दिन पढ़ाएं, फिर 10 स्लाइड पढ़ाएं, फिर 10 स्लाइड पढ़ाएं, सुने। तो उससे क्या होगा, जनपद स्तर पर आपके कार्यकर्ता माहिर हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर टीम बन जाए आपकी, प्रांत से जोन स्तर पर, जोन से उप जोन स्तर पर, और फिर वो जनपदीय स्तर से फिर नीचे उनके ब्लॉक स्तर पर, तब आपका बहुत अच्छा प्रशिक्षण चलने लगेगा। और गांव गांव में, बॉम्बे में तो इतना बड़ा बॉम्बे, उसको कैसे करें, तो इसी स्तर से वो हो सकता है। अब मेरी बात समाप्त होती है। अब हम रितु सिंह जी से निवेदन करेंगे। रितु जी जो है वो आपकी जो है महाराष्ट्र की हैं। रहने वाले तो ये लोग यूपी के हैं, लेकिन महाराष्ट्रियन हो गए हैं, बस गए हैं वहाँ, क्योंकि इनके पिताजी बॉम्बे में रहने वाले हैं। और रितु जी ने पुणे से बीटेक किया है, और ये अब पूर्ण रूप से समयदानी हमारे यहाँ है, और आज से नहीं है, ये 12 साल से समयदान पे कर रही हैं। और इसीलिए इन्होंने अपनी मैरिज भी नहीं की, और ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं, और आने वाले समय में और ये यहाँ रहेंगी और इस काम को देखती रहेंगी, ऐसी परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना है। तो अब रितु जी, आपको अभी आपके यहाँ माँ की पाठशाला चलती है, तो माँ की पाठशाला चलती है, उसके विषय में कुछ अपनी टेक्निकल बातें भी बताएंगी, और माँ की पाठशाला में क्या क्या सब्जेक्ट हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छा लिंक बना करके रखा हुआ है। और वो लिंक से अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आज की बात पाठशाला में हमें क्या पढ़ाना है। तो आप छांट लीजिए और उसको पढ़ा लीजिए, एक दिन पहले तैयारी कर लीजिए। तो बड़ा अच्छा इन्होंने तैयार किया है। अब रितु जी से निवेदन है कि वो अपनी माँ की पाठशाला की जानकारी हमारे महाराष्ट्र के भाई बहनों को देने की कृपा करें। ओम शांति। आदरणीय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। माँ की पाठशाला की कार्य योजना क्या जी हम लोग देखेंगे। माँ की पाठशाला जो है गर्भवती बहनों की चलाए जाने वाली पाठशाला है, और इसका जो प्रारूप है इसको चलाना है। उसके पहले जितने भी हमारी जो बहनें हैं, गर्भवती बहनें, उनका संस्कार भी होता है, उनका प्रशिक्षण भी देते हैं। सबसे पहले जरूरत है कि जो गर्भवती बहन है उनका प्रशिक्षण हो। आपको बताया कि गर्भवती बहन को उसका प्रशिक्षण देना है। उसके बाद पाठशाला से उन्हें जोड़ना है। समय ये बताई जाएगी। वॉइस इज क्रैकिंग कह रही है। तो किसी भी माध्यम से आप चला सकते हैं। तो कोई एक आप निश्चित कर लीजिए कि कौन सी कॉन्फ्रेंसिंग ऐप आप उसमें यूज करेंगे। तो पूरे महाराष्ट्र में एक उमा कह रही है कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही। इस पे बोल दो। इधर आ जाइए, इधर आ जाएंगे। सॉरी वो अच्छा ये इसलिए क्रैक हुई कि यहाँ से खुला हुआ है। जी हाँ, तो ये मैं बता रही थी कि जो भी गर्भवती बहन है उनका पहले प्रशिक्षण होगा, और एक आपका कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से। उसके बाद आपको इनको एक उससे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ना है।
जी, तो जैसे कि मैं अभी आपको बता रही जी, हाँ ऑन है ऑन है। हाँ, तो जो भी गर्भवती बहनें हमारी हैं क्षेत्रों में, आपके पूरे महाराष्ट्र में संस्कार मनाए और उनके कराए जाते हैं, तो जितने भी बहनों के करवाए जाते हैं संस्कार, तो ये कोशिश कीजिए कि हर बहनों का रजिस्ट्रेशन हो। तो उसके लिए फिर ये कैसे होगा? तो सबसे आसान तरीका है कि गूगल फॉर्म के माध्यम से। तो इसमें हमारी जो टेक्निकल टीम है उनकी इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग की आवश्यकता होगी। तो गूगल फॉर्म जो है उसकी जो प्रारूप है कुछ इस तरीके से है। तो ये हम लोगों ने बनाया है, अगर आप देखिएगा इसमें कोई चीज़ और ऐड करना है तो वो भी ऐड किया जा सकता है। गर्भवती बहन का नाम होगा, व्हाट्सएप नंबर, उनका एड्रेस, कौन से जिले की है, कौन सी प्रेगनेंसी का, कौन सा मंथ है प्रेगनेंसी का, और आज यज्ञ आचार्य का नाम, यानी कि कौन संस्कार संपन्न करवा रहा है उसका नाम, और यज्ञ आचार्य का मोबाइल नंबर। तो इस तरह का ये गूगल फॉर्म बनाया गया है, और कोई भी एक्सपेक्टेशंस हैं या सजेशंस है तो भी इसमें भरे जा सकते हैं। तो इसका पूरा का पूरा जो है वो एक जगह इसको कलेक्ट करना है। तो ये इस तरह है। तो ये इस तरह है, ये आपका जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा वो महाराष्ट्र माँ की पाठशाला के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। MAH मतलब महाराष्ट्र माँ की पाठशाला। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप है, और इसमें पूरे महाराष्ट्र का एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, और इसमें पूरे महाराष्ट्र की गर्भवती बहनें इसमें जुड़ेंगी। और अगर मान लीजिए कि ये जो ग्रुप है आपका व्हाट्सएप ग्रुप, ये अपने जो लिमिट है उससे ज्यादा हो गया है, तो आप दूसरा ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, महाराष्ट्र माँ की पाठशाला 2 के नाम से। पर जब तक ये बढ़ता नहीं तब तक आप एक ही व्हाट्सएप ग्रुप यूज करेंगे गर्भवती बहन का। और ये सारे के सारे जोन देखिए किस तरह इसमें कनेक्ट होते हैं। तो ये जो आपका गूगल फॉर्म है ये कैसे कार्य करेगा, तो ये आप देख सकते हैं सामने कि ये आपके जिले हैं, नागपुर है और भंडारा, गोंडे, सारे के सारे जिले हैं। तो इसमें तालुकाएं आती हैं। तो इसके हर एक जिले के एक टेक्निकल टीम अगर संभव है तो आप बनाइए, और उन लोग जो आपके तालुके हैं, हाँ, जो जनपदी समन्वयक है वो इस कार्य को करेंगी। तो एक एक जो आपके टेक्निकल टीम होगी वो आप प्रशिक्षण दीजिए अपने तालुके स्तर के लोगों की किस तरह गूगल फॉर्म भरना चाहिए, और वो गूगल फॉर्म के माध्यम से उस गर्भवती बहन का पूरा डिटेल लेंगे। तो पूरे महाराष्ट्र का जो गूगल फॉर्म होगा वो एक ही लिंक पे काम करेगा। तो वो एक लिंक सबको फ्लोट की जाएगी हर जिले, तालुके में और जिले में। तो इस तरह ये जिले वाले जो हैं, ये जो आपका ये उज्जैन जो समन्वयक है वो फिर उसके बाद उसकी छटनी करेंगे जो भी उनके तालुके के जो आते हैं। जैसे अगर नागपुर जोन आपके नागपुर उज्जैन का आता है तो उतना पोर्शन उनको छटनी करनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक ही नाम 2-2-3-3 बार भर दिए जाते हैं। तो उसकी छटनी करके आपको फिर उसको वो ऑटोमेटिकली आपके जो जोनल लेवल पे हैं वो आपके दिखाई देने लगेगा वो चीज। तो इसी तरह आपको हर जोन में करना है। तो ये थोड़ा सा शुरू में कठिन रहेगा, बट आगे चल के ये जब लोग करने लगेंगे तो बहुत ही आसान सा दिखेगा। और सबसे फायदा ये है इसमें है कि आपके पास पूरा का पूरा गर्भवती बहनों का डेटा आ जाएगा कि कितनी गर्भवती बहन है, और उनको आप इस माँ की पाठशाला से जोड़ेंगे भी। माँ की पाठशाला क्या है, एक फॉलोअप की तरह है, और इसमें आप समय समय पे उनको दिशा देंगे। माँ की पाठशाला का एक ही उद्देश्य है कि जो गर्भवती बहन है उनका जो जीवन है, उनका दिनचर्या है, पूरा का पूरा जो है उसमें परिवर्तन आए, वो परम पूज्य गुरुदेव जी के विचारों से जुड़ सके, और अपने जीवन में और अपने परिवार का माहौल और आसपास का वातावरण उनका बदलता हुआ चला जाए। तो ये क्या करना है, तो इसमें समय समय पे आपको बताना है। और क्या बताना है, तो ये इस तरीके का ये हम लोगों ने बनाया है कि हफ्ते में 2 दिन चलने वाली ये माँ की पाठशाला है, और बाकी के जो 5 दिन है उसमें होमवर्क देना है। तो ये पूरा का पूरा जो माँ की पाठशाला है, जिस तरह आप लोगों ने हर एक हफ्ते एक एक जोन को दिया है, तो बहुत ही अच्छा है। इस तरह क्या है कि एक परिजन पर ज्यादा बर्डन ना आके, और सबका ये कार्य जो है डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, लोगों को मौका भी मिलता है,
और अपनी जो प्रतिभा है उसको भी विकसित इस माध्यम से कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो उनको बतानी है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक ही उद्देश्य लेके माँ की पाठशाला चलेगा कि जो गर्भवती बहन है उनके जीवन में परिवर्तन आए। तो रोज आप योगासन चलाएंगी, जो योगाभ्यास है उसको रोज का क्रम करना है। तो रोज सुबह 6 या 5:30 बजे का जो टाइम आप जो भी आप निश्चित करें, उससे क्या है कि बहुत सारी गर्भवती बहनें की जो शाम को सुबह के वक्त नहीं उठती हैं जल्दी, तो अब उनको योग करना है तो वो अब उसी बहाने से वो उठने लगेंगी। तो धीरे धीरे क्या है कि 9 महीने में क्या है उनकी जो आदत है पूरी की पूरी वो बदल जाएंगी और वो उनके एक जीवन का हिस्सा बन जाएगा, संस्कार बन जाएगा। अब कल को उनकी डिलीवरी हो जाएगी तो भी वो क्रम को छोड़ेगी नहीं, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है वो चीज की, तो हमेशा वो करती रहेगी ये चीज को। और उसके बाद उनकी जो छोटी छोटी जो हम लोग उनको प्रवचन देंगे या हफ्ते में एक दिन दीप यज्ञ करवाएंगे, और दीप यज्ञ में जितने भी मंत्र है उसका प्रशिक्षण हम पूरे 9 माह तक उनको देंगे, ताकि जब वो यहाँ से जाए माँ की पाठशाला से वो जाए, उनकी डिलीवरी हो जाए, तो वो अपने घर में जो उनका दीप यज्ञ का क्रम है वो ना छूटे। जो परम पूज्य गुरुदेव जी के जो प्रवचन का क्रम है और जो प्रज्ञा गीत का क्रम है, उन सब की उनको एक ऐसा संस्कार पड़ जाएगा कि वो नहीं छूटेगा। और जहाँ ये सारी चीजें नित्य चलेगी तो वहाँ पे निश्चित ही वातावरण में परिवर्तन आ जाएगा। और जो परम पूज्य गुरुदेव जी का सपना है कि धरती पर स्वर्ग का अवतरण तभी होगा जब मनुष्य में देवत्व का उदय होगा। तो भावी पीढ़ी का निर्माण तो होगा ही होगा, और उससे पहले परिवार का और व्यक्ति का निर्माण होता हुआ चला जाएगा। तो यही उद्देश्य लेके माँ की पाठशाला हमारा आया है। तो इस उद्देश्य से जो हमारे भाई बहन हैं, जो कार्यकर्ता है, वो ये देखे कि इसी लक्ष्य की ओर हमें बढ़ना है और यही लक्ष्य लेके हमें चलना है। तो ये देखिए, ये सबसे पहले हफ्ते में 2 दिन चलाए जाने वाले जो कार्यशाला है, उसमें जो सैटरडे का है वो विषय ये है। सैटरडे में आप शुरुआत कीजिए गायत्री मंत्र से और प्रार्थना से, ये कुछ 7 मिनट का है। फिर उसके बाद आत्मबोध की साधना करेंगे, आत्मबोध की, तत्वबोध की, डायरी लेखन, ये तीनों की चर्चा उसमें करनी 8 मिनट में। तो मतलब ज्यादा इसमें डिटेल नहीं जाना है। जो भी आदर्श दिनचर्या का चार्ट गर्भवती बहन भर रही है वो उसकी समीक्षा करेंगी। वो इसमें 1 मिनट में सब लोग देखेंगे क्या किया आपने कार्य, क्या नहीं किया, और फिर संकल्प लेंगे कि अब हम ये 7 दिन तक इसमें चलने का प्रयास करेंगे। तो ये इसमें थोड़ा सा ताकि उनको आदत पड़े। बहुत सारे लोग नहीं भी भरते हैं, तो अब उनको देखना है, दिखाना है माँ की पाठशाला में, तो फिर वो इस कार्य को करेंगे। तत्वबोध की साधना क्या है, समीक्षा करनी है रात को सोते समय की क्या जो कार्य नहीं किए हैं और जो भी गलतियां दिन भर में हुई है उसकी समीक्षा करनी है और वो ना दोहराए और उसका संकल्प लेना। डायरी लेखन करना है, जो भी आपके अंदर पूरे दिन में अच्छे विचार हुए, आपके दिमाग मन में आए हैं, कोई भी अच्छे कार्य हुए, उसको डायरी में लिख लीजिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे अच्छे विचार आते हैं और चले जाते हैं और हम उस चीज को पकड़ नहीं पाते हैं और भूल भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। डायरी लेखन के माध्यम से उस चीज को अपने संस्कार का अंग बना देना, उस चीज को लिखना है। और जो भी बुरे विचार हैं उनको भी प्रकट करना है, उनको भी लिखना है और उनको नहीं करने का हमें संकल्प लेना। तो इस तरह डायरी लेखन भी गर्भवती बहन से शुरू करवाना। अभी ये देखिए बगल में ये लिखा है कि कौन सी प्रतिभाएं उनकी विकसित होती हैं इन कार्य को करने से। और इसके अलावा उसके बाद गुरु जी माता जी का प्रवचन, कोई भी एक प्रवचन ले लीजिए। ये आप देख सकते हैं कि इतने सारे प्रवचन इसमें लिंक हैं, कोई भी लिंक आप खोलेंगे तो इसमें इतने सारे प्रवचन दिखेंगे। और बहुत ऐसा भी होता है कि किसी किसी को परम पूज्य गुरुदेव जी की आवाज नहीं भी समझ में आती, तो इसमें स्क्रिप्ट भी लिखा हुआ आता है, क्योंकि लिए परम पूज्य गुरुदेव जी मतलब भगवान की आवाज होगी। और जब भगवान की आवाज गर्भवती बहन सुनेंगी तो बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो आप सब लोग समझ ही सकते हैं। तो इतना सारा मैटर हमने परम पूज्य गुरुदेव जी, परम वंदनीय माता जी के प्रवचन निकाले हुए हैं। तो एक एक करके आप उनको बताएंगे और इसको दोहरा भी सकते हैं, क्योंकि लिए बहुत बार ये होता है कि एक प्रवचन हम लोग सुनते हैं तो भूल भी जाते हैं, तो इसको आप समय समय पे दोहरा भी सकते हैं। तो इतने पूरे के पूरे कलेक्शंस हमने किए हैं। ये 15 मिनट में आपको ये सैटरडे के दिन ये आपको करना है। 1.5 घंटे का ये आपका माँ की पाठशाला का क्रम रहेगा, 1.5 से 2 घंटे का। तो इसमें ये मिनट्स हमने दे दिए हैं और विभिन्न विषय हैं। अब ये ध्यान देने इसमें वाली बात है कि जो भी आपके लेक्चर्स होंगे वो आपके 20 मिनट में ही संपन्न,
है ना। जैसे थ्योरी कक्षा है, थ्योरी कक्षा में विभिन्न लेक्चर्स होंगे, ध्यान का ज्ञान विज्ञान होगा, प्राणायाम का ज्ञान विज्ञान होगा, जप का विज्ञान होगा, यज्ञ का आध्यात्मिक वैज्ञानिक पक्ष होगा, है ना। तो ये जितने भी हैं इसमें ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे 1.5 घंटे वही लेक्चर ले रहे हैं। इससे क्या है कि जो बहुत सारी बहनें ऐसे नहीं होती है, तो उनको इतने सारे ज्ञान अगर आप दे देंगे तो समझ नहीं पाएंगे। तो उसका सार निकाल के, महत्वपूर्ण पॉइंट निकाल के आप इतना बनाइए कि 20 मिनट से ज्यादा ना हो। 20 मिनट वो आराम से बैठ भी पाएंगे, उसको सुन भी पाएंगी और आत्मसात भी कर पाएंगे। तो ये पूरे का पूरा विषय हमने दिया है। इसके अलावा भी जो भी विषय है वो भी आप जोड़ सकते हैं। तो इस तरह आपको थ्योरी की कक्षा जो है वो 20 मिनट से ज्यादा नहीं लेनी है। और विभिन्न विषय में मंत्र का उच्चारण करवाना है। मंत्र के उच्चारण जैसे मैंने आपको बताया कि दीप यज्ञ उनके हफ्ते में 1 दिन चलना, तो दीप यज्ञ में कई मंत्र का प्रयोग होगा, तो उनका वो मंत्र उनको उनका प्रशिक्षण देना हमको। इसके अलावा ये जो है आपका एप्स भी है, जैसे गर्भवती बहन इस एप्स को इंस्टॉल कर लेंगी तो उसमें भी मंत्र लिख के भी उसमें दिया हुआ है, और उसको उसमें बोलती भी हैं वो बहनें, और बहुत अच्छा उच्चारण की है। तो जैसे आपने प्रशिक्षण दे तो दिया, अब हफ्ते भर का जो होमवर्क आपको देना है तो आप ये एप्स उनसे इंस्टॉल करवा लीजिए। तो जो हमारी जो टेक्निकल टीम है वो उनको ये दिशा देगी कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है एप्स, और कैसे उस एप्स में जाके उसका यूज करना है। तो ये जो है हमारी टेक्निकल टीम द्वारा किया जाने वाला ये काम है। तो बीच बीच में समय समय पर टेक्निकल टीम्स के भी क्लासेस इसमें होते रहेंगे, है ना। और इन मंत्रों को प्राथमिकता दे, किनको स्वस्ति वाचनम को, देवावाहनम को, गायत्री स्तंभनम को, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, शुभ कामना, शांति पाठ। और जैसे आप सभी को मालूम है कि जो संस्कृत का है विशेष प्रभाव पड़ता है जीवन में, और मस्तिष्क का जो उर्वरता है, जो कोशिकाएं हैं, जो न्यूरॉन्स है, बहुत तेज गति से विकसित होता है। तो इसीलिए समय समय पे ये सारे के सारे मंत्र उनको उच्चारण भी करवाइए और सुनने के भी लिए दीजिए उनको। और इसमें डाला हुआ है हमने यूट्यूब लिंक में, सबके सब चीज है इसमें, जब आप देखेंगे तो ये मंत्र का उच्चारण हो गया, आपका थ्योरी कक्षा हो गई। संवाद के कितने तरीके, इतने सारे तरीके हैं, एक एक तरीके से हमें संवाद, जो जो विषय आप लेते जाइए उसको संवाद से जोड़ते जाइए, है ना। मंत्र उच्चारण का विषय लिया तो संवाद से जोड़िए। और जैसे महान नारी महान पुरुषों कोई भी जयंती आई, अभी हाल ही में 15 अगस्त आया, तो ऐसी जयंतियां भी मनाइए। तो ये भी, इसके भी कुछ यूट्यूब लिंक्स हमने दिए हैं, कौन कौन से हैं ये सब हैं, आप निकाल भी सकते हैं। गूगल में बहुत इसकी अच्छी जानकारी दी हुई है, तो निकाल के उनको बताया भी जा सकता है कि 20 मिनट का समय है, इसमें ये सब चीज आपको करनी है। कोई भी एक विषय, जरूरी नहीं कि सारी चीज करनी है, कोई भी एक विषय लेना है, जो भी विषय आप लेते हैं उसको संवाद से जोड़ते जाइए, ठीक है। अंताक्षरी प्रज्ञा गीत है, तो प्रज्ञा गीत के हमने कुछ लिंक्स निकाले हैं, तो इसमें से भी आप ले सकते हैं ये लिंक्स। त्योहार के लिंक्स हैं, ये प्रातः काल मॉर्निंग धून और प्रज्ञा गीत है, सारे के सारे निकाले हुए हैं। तो ये पूरी की पूरी आपकी ऑडियो वीडियो गैलरी हमने बना दी है एक PDF फाइल में ही। और इसके अलावा मल्टी और भी एक्टिविटीज है जो गर्भवती बहन कर ले तो बहुत ही अच्छा है, जैसे जो घर पे हैं वो कर सकती हैं। तो होमवर्क के रूप में हम लोग ये भी देते हैं, ये सारे के सारे हैं जो एक्टिविटीज करने हैं, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस इनके बढ़ाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन सी इंटेलिजेंस किसमें बढ़ती है। और ये देखिए नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। आपका वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, सुडोको के लिंक्स भी दिए हैं, समय समय पे आप उनको इसको समझा भी सकते हैं और उनको ये भी दे सकते हैं। विजुअल चार्ट, आपका विजन चार्ट, आप कोई भी विषय दे दीजिए, कोई भी विषय आप पढ़ाते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी का विषय पढ़ा दिया आज आपने, तो उनका आपको विजन चार्ट बनाना है। तो वो बीच में जो उनका गर्भस्थ शिशु है वो रखेंगे, और जो भी सुभाष चंद्र बोस जी का जो क्वालिटीज हैं, जो गुण है, वो उस बच्चे के चारों ओर लिखेंगे। मतलब कहने का कि सुभाष चंद्र बोस के गुण उस बच्चे में आ रहे हैं। तो इस तरीके का विजन चार्ट वो बनाएगी। जैसे यहाँ पे एक बना हुआ है कि ये जो विजन चार्ट है आपका सेवा का बना, तो सेवा के गुण आदमी के अंदर आते हैं तब क्या क्या होता है, तो सहयोग, सहायता, प्रेरणा, सुविधा, उन्नति, उसके अंदर जब उसके अंदर इतने गुण आते हैं तो वो सेवा के गुण उसके अंदर कहलाए जाते हैं। तो इस तरीके का विजन चार्ट इसमें बना हुआ है, परम पूज्य गुरुदेव जी का है, इतने गुण है उनके अंदर, तो ये विजन चार्ट इस तरह है। ये माइंड मैपिंग के कुछ लिंक्स दिए हुए हैं,
ये है, ये प्रेरणा देते हुए चित्र है। अब ये गायत्री महाविज्ञान से निकाला गया है कि लोभ मोह अहंकार है, तो ये आदमी है, इसके लोभ मोह अहंकार की वजह से अपनी उन्नति नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके का चित्र भी आप दिखा के गर्भवती बहन से पूछ सकते हैं कि क्या है, तो अपनी अपनी जो भी बताएगी, तो फिर उनको बाद में उसको अध्यात्म से जोड़ते हुए उनको चित्रों के माध्यम से प्रेरणा देना है। तो ऐसे कई चित्र आप बना सकते हैं। आपके जो कि जितने भी कलाकार हैं आप उनको भी जोड़िए कि इस पे आपका सहयोग दे। कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस कैसे बढ़ेंगे, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो इसमें 5 मिनट से ज्यादा का ना हो। तो इस साथ जितने भी लिंक हमने दिए हैं 5 मिनट के हैं, उसको आप सीख लीजिए और 5 मिनट में उनको बताने का प्रयास कीजिए। तो पूरे के पूरे हमने पैकेज इसमें देने का प्रयास किया हुआ है। आहार का है, तो आहार की छोटे छोटे आपके, ऐसे तो 1 घंटे का लेक्चर है, पर उसमें से छोटे छोटे आपको लेख निकालने हैं और 5 मिनट में चीज बतानी है। ठीक है, तो इस तरीके का आहार का आपका हुआ। फिर उसके बाद रिवीजन करना है उसी दिन, सैटरडे के दिन, जो पहला दिन है आपका हफ्ते में, तो उसमें रिवीजन हुआ। तो इस तरीके का आपका पहले दिन का क्रम संपन्न हुआ। दूसरे दिन में भी आपको प्रार्थना वगैरह शुरू करके दीप यज्ञ से, दीप यज्ञ 15 मिनट से ज्यादा का ये यज्ञ ना हो, इस तरह कोशिश कीजिए, ताकि 15 मिनट में ही गर्भवती बहन भी अपने घर में दीप यज्ञ संपन्न कर सके। तो इतने कम समय में दीप यज्ञ हो रहा है, तो लोग इसको क्यों नहीं करेंगे। आजकल सबसे बड़ा अभाव है तो समय का अभाव है। तो जब ये लोग करने लगेंगे दीप यज्ञ, तो उनके अंदर संस्कार बन जाएगा, तो कल वो समिधा यज्ञ भी शुरू कर देंगे। तो इसलिए छोटे से उनको छोटे बीजारोपण के रूप में दीप यज्ञ का प्रारंभ उनसे करवाइए। उसके बाद फिर प्रवचन उनको दूसरे दिन भी सुनवाना है। ये दूसरे दिन का आपका 1.5 घंटे की कक्षा है। और फिर संगीत के द्वारा संवाद। तो संगीत है, संगीत जैसे अभी मैंने आपको बताया सारे संगीत है, इसमें से कोई भी एक संगीत निकाल लीजिए और उनको संवाद के माध्यम से उनको जोड़ दीजिए। तो इस तरह संगीत के द्वारा संवाद। फिर विभिन्न विषय हैं, वही विषय है जो है, उसमें से कोई एक विषय लेना है। 45 मिनट दिया गया है, कोई 1 या 2 विषय आपको कवर करना। और फिर उसके बाद आपका रिवीजन। तो ये हो गया आपका सैटरडे और संडे का 1.5 घंटे का कक्षा का क्रम। अब आपको बचे 5 दिन क्या करना है, तो 5 दिन होमवर्क देना है। अभी कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आपका जो योगासन है, प्राणायाम, ध्यान, ये रोज चलेंगे। तो इसकी एक टीम आप बना लीजिए अलग अलग जोन से। और महीने में कम से कम एक बार स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा प्रश्न उत्तरी का क्रम भी आपको चलाना है। और किसी भी गर्भवती बहन के परिवार का या उसका या किसी भी सदस्य का जन्मदिन, विवाह दिन है, तो उसको भी आप मना सकते हैं। तो इससे क्या है कि बच्ची के अंदर सामूहिकता, पारिवारिकता का विकास होगा। उसके पूरा विश्व हमारा परिवार है, ये उसके अंदर जो है संस्कार का बीजारोपण होगा। तो इस तरह जब आप सबका जन्मदिन, विवाह दिन मनाएंगे तो इसका असर पड़ेगा। तो इस तरह अब ये क्या है, ये होमवर्क है, ये साप्ताहिक क्रिया डायरी है, गर्भवती बहन की होमवर्क है। तो उस ये होमवर्क आपको गर्भवती बहन को इस तरह का पूरा टेबल भेजना है। ठीक है, कि उनको ये आपको 5 दिन क्या करना है। तो 5 दिन कोई भी एक ध्यान जो भी आप बताए होंगे हफ्ते में 1 दिन, तो सूर्य का ध्यान आपने इस बार बताया था मान लीजिए, तो आपको सूर्य का ध्यान करते हुए न्यूनतम 3 माला गायत्री मंत्र करना है। आदर्श दिनचर्या का चार्ट भरना है, आदर्श दिनचर्या का समीक्षा करनी है, डायरी लिखना है। और इसके अलावा इस बार आपने 3 शरीर का उनको ध्यान बताया, तो पूरे 5 दिन वो 3 शरीर का ही ध्यान करेगी। ठीक है, तो आपने उसको ट्रेनिंग दी है, तो उस 3 शरीर का ध्यान करेगी। आपने प्रातः काल प्राणायाम के माध्यम से नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ये तो खैर रोज ही चलेगा आपका, तो इसको भी संवाद से जोड़ना है। आपने ये होमवर्क के रूप में ये आपने 5 परम पूज्य गुरुदेव जी के प्रवचन उनको 5-5 मिनट के दिए हैं। सोमवार को ये सुनेगी, मंगलवार को ये सुनेगी। सुनना ही नहीं, घर संवाद भी करना है। ये आप लोग इसको ट्रेनिंग दे चुके होंगे, तो इस तरह से वो करेगी। तो इसमें साइड में आप देख सकते हैं कि विभिन्न उसकी प्रतिभा विकसित हो रही है इस माध्यम से। और ये स्वाध्याय कोई भी महापुरुषों, महानारियों के 5 कार्यों को लिखने का या उनके 5 गुणों को चर्चा करने का, विजन चार्ट बनाने का, किस भी माध्यम से जो भी आपने विषय बताए हैं उसको किसी एक्टिविटीज दीजिए उसको करने के लिए। ठीक है, होमवर्क के रूप में। और फिर आहार, जैसे आपने इस हफ्ते उनको आहार बताया कि 5 बजे आपको पे ये खाना है, और ये जो कि पुस्तक आओ बड़े संस्थान पीढ़ी भाग 1 में है, तो वो उसको फॉलो करेगी। ठीक है, और आहार चार्ट है ही, तो उसका भी वो पालन करते हुए चल जाएगी। तो इस तरह से आपको आहार का भी क्रम करना है। तो ये उसकी क्रिया डायरी होगी। तो इस तरह आपने देखा कि ये माँ की पाठशाला का जो पाठ्यक्रम सिलेबस आपने देखा, कुल 2 दिवसीय है, कुल 3 घंटे का सिलेबस। जो भी समय आप रखिए, 3 से 4:30 या 2 से
3:30, जो भी आपको समय सूट करता है। तो इस तरह से क्या है कि आपकी माँ की पाठशाला आपकी पूरे 2 दिन चलेगी, तो 5 दिन का आपका होमवर्क है। तो इस तरह माँ की पाठशाला संपन्न होती है। तो कोई भी आपका प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। कोई भी प्रश्न है तो आप लोग पूछिए, हैंड रेस कर लीजिए। जिसका भी कोई प्रश्न है आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। उमा जी। जी दीदी प्रणाम।